मुंबई शहर, साहनी विला में सुबह का वक्त। एक विला को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ शायद शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। उस विला के गेट के बाहर एक कैब आकर रुकी, जिसमें से एक लड़की दंदनाती हुई बाहर निकली और अपने तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। आसपास मौजूद लोग उस लड़की को हैरानी से देख रहे थे। वो लड़की जो दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो अंदर की तरफ गई और हॉल में मौजूद एक आदमी, औरत और एक लड़की को देख गुस्से में चिल्लाई, बंद करो ये शादी की तैयारियां, कोई शादी नहीं होगी। वहां मौजूद वो आदमी, औरत और लड़की के साथ साथ बाकी के लोग भी हैरानी से गेट की तरफ देखने लगे। वहां खड़ी उस लड़की को देख उन तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए। वो लड़की गुस्से से आगे बोली, शर्म नहीं आती? आप सब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरी माँ के पैसों पर आप अपनी बेटी की इतनी धूमधाम से शादी करेंगे? ये सुन उस आदमी और औरत एक पल को सकपका गए। उन्हें ऐसा कुछ होने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो औरत उस लड़की पर गुस्से से चिल्लाई, करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अपने गंदे कदम रखने की? वो लड़की भी उसी लहजे से बोली, और आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की इकलौती जमीन को गिरवी रखकर अपनी बेटी की शादी करने की? ये कह वो लड़की उस आदमी की तरफ घूरते हुए बोली, और मामा जी, क्या आपके दिल में अपनी मरी हुई बहन के लिए जरा भी इंसानियत नहीं बची? आप उनकी इकलौती जमीन को भी नहीं संभाल सके? कितना भरोसा किया था उन्होंने आप पर, वो जमीन आपको सौंपते हुए, लेकिन आपने तो उनके भरोसे को तार तार कर दिया। वो आदमी, औरत उस लड़की के मामा मामी थे, और मामा राकेश साहनी उस लड़की को देखकर बोले, अध्या, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी बहन की आखिरी निशानी को किस तरह और कहाँ इस्तेमाल करना है। तुमसे ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। अध्या ये सुन गुस्से से बोली, मामा जी, मैं उनकी बेटी हूँ, उस जमीन पर मेरा हक है, और आज मैं उसे ही लेने आई हूँ, इसलिए मुझे मेरी माँ की जमीन वापस कर दीजिए। ये सुन मामी नीति साहनी आगे बढ़ी और गुस्से से बोली, ऐ लड़की, तुझे लगता है कि हम तेरी बात मान जाएंगे और तुझे वो करोड़ों की जमीन ऐसे परोस देंगे? इसके जवाब में अध्या गुस्से से बोली, मामी, पहले की बात और थी, लेकिन अब मुझे पहले जैसा कमजोर मत समझना। अगर आपने सीधे से मुझे मेरी माँ की जमीन वापस नहीं की, तो इसके लिए आप सबको भुगतना पड़ेगा। अध्या की धमकी पर नीति और राकेश गुस्से से भड़क गए। तभी नीति राकेश की इकलौती बेटी नितारा साहनी अध्या की तरफ बढ़ी और अध्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, डैड, मॉम, मैं तो अपनी भोली भाली और बदसूरत सी अध्या दी को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। ये अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? आखिर माजरा क्या है? और ये 3 सालों तक कहाँ गायब हो गई थी? नितारा अध्या को शक नजर से देखते हुए बोली, अध्या दी, आपने क्या बढ़िया कमबैक किया है, लेकिन अफसोस, आपको अब यहाँ पहले जैसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। मेरी शादी पूरे मुंबई के सबसे रईस राजपूत खानदान में हो रही है, और राजपूत खानदान के आगे ये छोटी मोटी जमीन कुछ भी नहीं है। अध्या अपने सामने खड़ी अपनी सौतेली बहन को देख रही थी, जिसने उसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं था, जिसने हमेशा से सिर्फ उससे नफरत ही की थी। उसके जहन में अपने अतीत से जुड़ी यादें चलने लगीं, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया और गुस्से से बोली, अगर तुम्हारे सो कॉल्ड राजपूत खानदान के आगे मेरी माँ की छोटी मोटी जमीन कुछ भी नहीं है, तो उसे मुझे वापस क्यों नहीं कर देती? वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम सबकी जिंदगी में वापस आने का या तुम सबसे बात करने का। मैं यहां सिर्फ अपनी माँ की जमीन लेने आई हूं। ये सुन नितारा हंसते हुए बोली, ओह, दी, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है? यहां हम सब आपके अपने ही तो हैं। चलिए, हम सब बैठकर शांति से बात करते हैं। ये कह नितारा ने सोफे की तरफ इशारा किया, लेकिन अध्या अपने हाथ दिखाते हुए बोली, मुझे तुम जैसे लोगों के साथ बैठने का कोई शौक नहीं है। मुझे बस मेरे माँ की जमीन वापस दे दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। उसकी बात सुन नीति गुस्से से बोली, बस बहुत सुन ली मैंने तेरी बकबक। अब तू मेरी सुन। 4 साल की थी तू जब तेरी माँ ने तुझे हम सबके सीने पर मूंग दलने के लिए छोड़ दिया। तुझे हमने 4 साल की उम्र से बड़ा किया और उसके बदले हमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब इस जमीन पर हमारा हक है, जिसे हम तुझे नहीं देंगे। इसलिए तुझे जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। वैसे भी इतने सालों तक तू गायब ही थी, पता नहीं इतने सालों तक क्या कर रही होगी। कहाँ कहाँ तूने मुंह काला करवाया होगा।
जब सालों पहले ही तू अपना मुंह काला करवाकर इस घर में आई थी, तभी से हम जान गए थे कि जैसी तेरी माँ थी, वैसी तू भी निकली। अपनी माँ के खिलाफ ये सुन अध्या से सहन नहीं हुआ। वो उन पर बिफरते हुए बोली, बस मामी, मैं आपकी बात सुन रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोले जाएंगी। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, और आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जिस जमीन के बल पर आप सब इतना उछल रहे हैं, वो जमीन मेरी माँ की है, और उस जमीन को मैं लेकर रहूंगी, फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो वहां से जाने लगी। पीछे से नितारा हंसते हुए बोली, मॉम, आप अध्यादी की बातों पर क्यों ध्यान दे रही है? अध्यादी तो कुछ भी बोलती रहती हैं। आप तो सिर्फ अभी मेरी शादी पर ध्यान दीजिए। आपको पता है ना कि मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा अमीर हैं। एक बार मेरी शादी हो जाएगी, फिर आप देखना ऐसी हजारों जमीन मैं आपके कदमों में रख दूंगी। नितारा जाहिर तौर पर अध्या को सुना रही थी, जिसे अध्या भी सुन सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन नितारा ने अध्या को टोंट मारते हुए कहा, और हाँ, दी, अगर आप मेरी शादी में आना चाहे तो आ सकती हैं। मैं आपको इनविटेशन दे रही हूँ, लेकिन आप मेरी शादी में किसी से ये मत कहिएगा कि आप मेरी बहन हैं। फिर थौड़ा और ऊंची आवाज में सुनाते हुए बोली, क्योंकि सालों पहले आपने जो कांड किए थे ना, उसकी वजह से मैं अपनी शादी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहती। ये सुन अध्या के कदम हल्के से रुके, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो सीधे बाहर निकल गई। उसके जाते ही राकेश, नीति और नितारा से बोले, ये लड़की तो वापस आ गई। अब हम क्या करेंगे? वैसे भी वो जमीन तब तक हमारी नहीं हो सकती जब तक कि अध्या उस पर साइन नहीं कर देती, और अध्या कभी उस पर साइन नहीं करेगी। ये सुन नीति शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो साइन नहीं करेगी? और ये हमारे लिए अच्छा है कि वो यहाँ वापस आ गई है। अब आप देखते जाइए कि मैं कैसे उस जमीन पर इस लड़की के साइन लेती हूँ। ये सुन नितारा और राकेश दोनों नीति को देखने लगे। इधर अध्या विला से बाहर निकल आई। उसके जहन में इस वक्त अपने अतीत से जुड़ी बहुत सारी बातें चल रही थीं। उसने एक नजर उस विला को देखा। एक समय पर वो उसका घर हुआ करता था। एक ऐसा घर जहां पर उसे कभी कोई प्यार, इज्जत, मान सम्मान नहीं मिला। उसे मिली थी तो सिर्फ नफरत, ताने और बुराइयां। अध्या की आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन दूसरे ही पल उसने आंसुओं को साफ किया और सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अध्या टैक्सी में बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही वो अपने 3 साल पहले के अतीत की यादों में चली गई। 3 साल पहले तुम्हें क्या जरूरत है कॉलेज ट्रिप में जाने की? वैसे भी वहां पर वही बच्चे जा रहे हैं जो रईस हैं, जिनका कोई स्टैंडर्ड है। तुम जब मेरे दिए हुए कपड़े पहनकर कॉलेज जाती हो तो तुम्हें मेरे साथ कॉलेज ट्रिप में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यही घर पर रहो। मॉम डैड तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नितारा ने अध्या के मुंह पर उसे कॉलेज ट्रिप पर जाने से मना किया। अध्या का चेहरा उतर गया। अध्या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी। नितारा और अध्या दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो कॉलेज ट्रिप पर जा रहे थे, जिसमें अध्या का भी जाने का बहुत मन था, लेकिन नितारा ने उसे मना कर दिया था। पर अध्या की एक बेस्ट फ्रेंड कृषा की वजह से अध्या कॉलेज ट्रिप के लिए रेडी हो गई। नितारा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अध्या कॉलेज ट्रिप के लिए निकल गई। रात का वक्त था जब उनकी बस एक माउंटेन एरिया पर रुकी और वहां बोनफायर की प्रिपरेशन की गई। सभी स्टूडेंट काफी जोश में लग रहे थे। अध्या भी बहुत खुश थी। अध्या के पास उसके 2 बेस्ट फ्रेंड थे, एक नियम, दूसरी कृषि। अध्या उन दोनों के ही काफी ज्यादा क्लोज थी और वो मन ही मन नियम को पसंद करती थी, लेकिन उसने अभी तक नियम को ये बात नहीं बताई थी। वो अभी डर रही थी, क्योंकि वो अपने आप को दूसरी लड़कियों के मुकाबले कुछ नहीं समझती थी। वो कॉलेज की सभी लड़कियों के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसकी आंखों पर मोटे चश्मे लगे थे। उसका सभी मजाक उड़ाया करते थे, पर नियम और कृषा हमेशा उसका साथ देते थे। अध्या सभी के साथ बोनफायर के पास सर्कल में बैठी हुई थी। कोई गिटार बज रहा था, कोई कोंगों पर गिटार वाले का साथ दे रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स तालियां बजाते हुए गाना गा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स खाने का इंतजाम कर रहे थे और बोनफायर के पास बैठे स्टूडेंट्स को खाना पीना पहुंचा रहे थे। तभी वहां एक स्टूडेंट ने सभी को ड्रिंक सर्व किया। अध्या ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए उसने मना कर दिया, लेकिन स्टूडेंट ने कहा, इसे तुम पी सकती हो, इसमें अल्कोहल नहीं है, ये नॉर्मल सा जूस है। अध्या ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसने सभी के साथ ड्रिंक एंजॉय किया।
दूर खड़ी एक धुंधली परछाई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद सभी ने बॉनफायर एंजॉय किया और पास के होटल में सभी सोने के लिए चले गए। लेकिन जब अध्या होटल के अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी, तो उस वक्त उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। वो बहुत अनकंफर्टेबल और डिजी फील करने लगी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वो आसपास चारों तरफ आंखें मलते हुए देखने लगी, लेकिन उसे सब तरफ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके हाथों से उसके रूम का कार्ड भी नीचे कहीं गिर गया था और वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके दोस्त भी अपने रूम में चले गए थे। अध्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से खींचते हुए एक रूम के अंदर धक्का दे दिया और उस रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। अध्या पूरी तरह नशे में डूब चुकी थी और वो बेड पर धम की आवाज से गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा था और कोई उसके चेहरे को छू रहा था। अध्या ने अपनी आंखें खोलीं और वो धुंधली आंखों से उस अजनबी को देखने लगी। उस इंसान की सिल्वर आईस अध्या की काली आंखों से टकराई। वो आंखें बहुत ही गहरी थीं। अध्या उन आंखों में खोती चली गई। उस अजनबी ने अध्या के कान में कुछ कहा, लेकिन अध्या को कुछ होश ही नहीं था। और फिर धीरे धीरे उस शख्स का पूरा शरीर अध्या के शरीर पर कसता चल गया। अगली सुबह जब अध्या की आंख खुली तो खुद को किसी अनजान रूम में और कपडीडीहों के नाम पर सिर्फ ब्लैंकेट में पाकर शॉक्ड हो गई। वो घबराते हुए आसपास देखकर बोली, ये मैं कहाँ हूँ? ये किसका रूम है? और ये मेरी हालत ऐसी कैसी हो गई? ये कहते हुए उसने खुद की बॉडी को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लिया। उसकी पूरी बॉडी में बेइंतहा दर्द हो रहा था, स्पेशली लोअर बॉडी में। उसने अपनी बॉडी की हालत देखी और उसे कहीं ना कहीं समझ आ गया कि रात में उसके साथ क्या हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो चारों तरफ देख रही थी, लेकिन वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। अध्या की नजर बेड पर गई। बेड की हालत देख अध्या फूट फूट कर रोते हुए बोली, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किसने किया? मैं कल रात तो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अध्या कल रात के बारे में सोचने लगी तो उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जो अजनबी कल रात उसके साथ बेड पर था, उसने उस अजनबी की पीठ पर एक ईगल टैटू देखा था। सिर्फ उस इंसान का वही टैटू ही उसे थोड़ा धुंधला थोड़ा पूरा सा याद था। इसके अलावा अध्या को वो इंसान बिल्कुल भी याद नहीं था। उसका चेहरा रोने से लाल हो गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोली, मुझे यहाँ से अभी जाना होगा और जिस किसी ने भी मेरे साथ ये सब किया है उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी और उसे जरूर सजा दिलवाऊंगी। मेरे साथ जबरदस्ती की गई है और उस जबरदस्ती की सजा उस इंसान को मिलकर रहेगी। अध्या ने अपने कपड़े पहने और रोती हुई उस रूम से बाहर निकल गई। इसी के साथ टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी होटल के बाहर रोकी और रोती हुई अध्या आंसू पोंछते हुए अपने अतीत की याद से बाहर निकली। आखिर किसने किया था? अतीत में अध्या के साथ जबरदस्ती? क्या अध्या को मिलेगी उसकी माँ की जमीन वापस? अपने मामी मामा के घर से लौटने के बाद अध्या सीधे टैक्सी से होटल के लिए निकल गई। कुछ देर में वो होटल पहुंची तो अध्या टैक्सी से बाहर निकली। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और होटल के अंदर जाने लगी। वो अभी लॉबी में पहुंची थी कि उसका फोन रिंग हुआ। अध्या ने फोन देखा तो उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने कॉल पिक किया, लेकिन उधर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अध्या, ये सुन, तुरंत बोली, हेलो बेटा, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? आर यू ऑल राइट? इसके जवाब में किसी ने कहा, अध्या तुम कहाँ हो? पंछी चुप नहीं हो रही है। इसे हम चुप कराते कराते थक गए, पर ये चुप नहीं हुई और तुम्हें बुलाई जा रही है। ये सुन, अध्या ने तुरंत कहा, तुम उसे संभालो। मैं बस होटल के लॉबी में हूं, मैं तुरंत आ रही हूं। अध्या ने तुरंत कॉल कट कर दिया और लिफ्ट की तरह बढ़ गई। कुछ ही देर में वो अपने रूम के सामने थी और उसे अंदर से रोने की जोर जोर से आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। अध्या तुरंत अंदर गई। उसने देखा कि बेड पर एक लगभग 3 साल की छोटी सी बच्ची इधर से उधर कसमसाते हुए रोए जा रही थी। उस बच्ची ने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक रखा था। उसे रोते देख अध्या का दिल पसीज गया। वो तुरंत बेड की तरफ बढ़ते हुए बोली, पंछी, मेरा बच्चा, आप रो क्यों रही हो? मम्मा आ गई देखो। पंछी ने अध्या की आवाज सुनी तो उसने सुबकते हुए अपने हाथ को अपने चेहरे से हटाया
और टुकुर टुकुर अध्या को देखने लगी। उसकी सिल्वर आईज को अध्या ने देखा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। वो जब जब पंछी की सिल्वर आंखों को देखती थी तो उसके जहन में कुछ धुंधली यादें ताजा हो जाती। अध्या ने अपने आप को संभाला और उसने तुरंत पंछी को अपनी गोद में उठा लिया। क्यूट सी पंछी अध्या के सीने से लग गई और सुबकते हुए बोली, मम्मा, आप कहाँ रह गए थे? आई वॉज मिसिंग यू। आप मुझे छोड़ कल मत जाया करो। आपके बिना पंछी को अच्छा नहीं लगता। अपनी बेटी की ऐसी बात सुन अध्या उसे प्यार से दुलारते हुए बोली, मम्मा को माफ कर दो। मम्मा अब से ऐसा नहीं करेगी। पर उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए वो आपको यहाँ नील अंकल के साथ छोड़कर गई थी। पर आपने तो नील अंकल को भी बहुत परेशान कर दिया। वैसे नील अंकल कहाँ है? अध्या ने रूम में चारों तरफ देखा। नील वहां नहीं था, जो कि उसका दोस्त था। पंछी इसका जवाब देती कि रूम में एक लंबा चौड़ा यंग पर्सनैलिटी वाला इंसान आया और मुस्कुराते हुए बोला, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मेरी पांडा मुझे तंग नहीं करती, राइट पांडा? वो शख्स जो नील कुकरेजा था, उसने पंछी को प्यार से देखा। नील की ये बात सुन अध्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो नील की तरफ देखते हुए बोली, नील, थैंक यू सो मच। पता नहीं तुम नहीं होते तो मैं कैसे ये सब कुछ हैंडल कर पाती। सच में तुम मेरे लिए गॉड गिफ्ट हो। ये सुनकर नील मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, लगता है आज मेरा लकी डे है जो मुझे मिस अध्या साहनी से ऐसी तारीफ सुनने को मिल रही है। अध्या मुस्कुराने लगी तो पंछी ने नील से कहा, अंकल, आप मेरे लिए चॉकलेट शेक लेकर आए या नहीं? ये सुन नील तुरंत बोला, अरे हाँ, मैं वहीं तो लाने गया था। ये लो आपका चॉकलेट शेक। ये कह नील ने चॉकलेट शेक पंछी के हाथ में दे दिया। पंछी चॉकलेट शेक को पाकर खिलखिलाकर हंसने लगी, जिसे देख अध्या भी मुस्कुरा दी। पंछी अब चॉकलेट शेक पी रही थी। अध्या अपनी जगह से उठकर नील के पास गई। नील ने अध्या को देखकर उससे सवाल किया, अध्या, वहां सब कैसा गया? क्या तुम्हें वो जमीन वापस मिल गई? अध्या ने गुस्से से कहा, वो सब के सब आज भी उसी तरह लालची है जैसे सालों पहले थे। उन लोगों ने जमीन देने से मना कर दिया। ये सुन नील ने कहा, अध्या, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सोर्स से कुछ करवाता हूं। इस पर अध्या मना करते हुए बोली, नहीं, तुम इन सब में मेरी कोई हेल्प नहीं करोगे। ये लड़ाई मेरी है और इसे मैं खुद अकेले लड़ूंगी। ऑलरेडी बहुत कर्ज है मेरा तुम पर। ये सुन नील नाराजगी से बोला, अध्या, तुम बार बार यही क्यों कहती रहती हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी एक ऐसी दोस्त हो जिसके लिए मैं हर वो काम कर सकता हूं जिससे तुम खुश रहो और पंछी खुश रहे। रही बात उस जमीन की, तो वो जमीन तुम्हारी माँ की है, जिसे वापस पाने में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि जहां तक तुमने मुझे उनके बारे में बताया है, वो सभी बहुत शातिर हैं। इतनी आसानी से तुम्हें जमीन नहीं देंगे। अध्या ने कुछ सोचा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो झट से नील से बोली, नील, हम एक काम कर सकते हैं। मैंने नितारा के मुंह से सुना कि उसकी शादी यहाँ के सबसे बड़े राजपूत खानदान में हो रही है। मेरे पास नितारा के अतीत से जुड़े कई ऐसे गंदे राज हैं जिन्हें नितारा ने जरूर राजपूत खानदान से छुपाया होगा। तो अगर मैं नितारा की शादी उस राजपूत खानदान से होने ही ना दूं, इससे मेरा बदला भी उन सबसे पूरा होगा और मैं अपनी जमीन भी वापस ले लूंगी। ये सुन नील हैरानी से बोला, अध्या, क्या तुम श्योर हो इसके लिए? क्योंकि तुम्हें पता है ये सब बहुत चालाक हैं। इतनी आसानी से तो ये इतने बड़े खानदान से अपना रिश्ता नहीं टूटने देंगे। इसके जवाब में अध्या बोली, अगर वो शेर है तो मैं उनसे अब सवा शेर हूं। मुझे अच्छे से पता है कि नितारा के उन सभी राज्यों को किस तरह राजपूत खानदान के सामने लाना है, और अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है, उन सबसे बदला लेने का और अपनी माँ की जमीन वापस लेने का। ये सब बहुत उछल रहे हैं राजपूत खानदान में रिश्ता होने से। इन्हें अर्श से फर्श पर ना लाकर पटक दिया तो मेरा नाम भी अध्या साहनी नहीं। अध्या को कॉन्फिडेंट होते देख नील ने भी गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट, इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तुम्हें कहीं भी मेरी जरूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। इस पर अध्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरा हर कदम पर साथ दोगे, क्योंकि तुमने तब मेरा साथ दिया था जब कोई मेरे साथ नहीं था, और ये चीज मैं कभी नहीं भूल सकती। नील मुस्कुराया और मजाकिया लहजे से बोला, अगर तुम इन सब का एहसान चुकाना चाहती हो तो मुझे पंछी के डैड होने का मौका दे दो। ये सुनकर अध्या कुछ शॉक्ड हुई, लेकिन दूसरे पल वो हंसते हुए बोली,
नील, तुम भी ना बहुत मजाक करते हो। अब चलो, हमें ये पता लगाना है कि आखिर वो राजपूत खानदान है कौन, जिनके बेटे के साथ नितारा की शादी हो रही है। नील, जिसके मन में अध्या के लिए फीलिंग थी, लेकिन वो हमेशा उस बात को मजाक में बोल देता था, और अध्या भी हमेशा उस बात को मजाक में ले लिया करती थी। नील ने फिर कुछ एक्सप्रेस नहीं होने दिया और बोला, अगर वो मुंबई का सबसे रईस राजपूत खानदान है तो उसके बारे में आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि तुम जानती हो कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस पर अध्या हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे पता है कि नील खुराना खुद मुंबई का इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो सब कुछ आसानी से ही पता लगा लेगा। इसके बाद नील ने अपना लैपटॉप ऑन किया और वो सोफे पर बैठ गया। अध्या पंछी के पास गई, तो पंछी ने अब तक चॉकलेट शेक पी लिया था, लेकिन उसने अपने छोटे से मुंह के चारों तरफ चॉकलेट लगा लिया था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसे देख अध्या मुस्कुराने लगी और टिश्यू से उसके मुंह को साफ करते हुए बोली, बेटा, आपको मैंने सिखाया था ना कि इसे कैसे खाना है, फिर अपने मुंह पर कैसे लगा लिया। इस पर पंछी पाउट करते हुए बोली, मम्मा, मैं चॉकलेट देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, इसलिए मैंने फास्ट फास्ट खाकर फिनिश कर दिया। अध्या ने एक नजर विंडो की तरफ देखा तो अब तक रात हो गई थी। फिर अध्या ने पंछी से कहा, बेटा, आप अब सो जाओ। ये कह अध्या उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगी, तो पंछी ने कुछ सोचते हुए प्यार से कहा, मम्मा, हम यहाँ कब तक रहेंगे? क्या हम वापस अपने घर नहीं जाएंगे? ये सुन अध्या कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और मन में सोचने लगी, जब तक मुझे मेरी जमीन वापस नहीं मिल जाती, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। आध्या ने फिर पंछी से प्यार से कहा, बेटा, हम जब यहाँ आ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि मम्मा को वहाँ इम्पोर्टेंट काम है और मम्मा को वहाँ कई दिन भी लग सकते हैं। फिर अभी तो हमें आए एक ही दिन हुआ है, तो आप इतनी जल्दी जाने की बात क्यों कर रहे हो? इस पर पंछी उदासी से बोली, मम्मा, आई डोंट लाइक टू स्टे इन होटल, और मुझे बाहर खेलने भी जाना है। कल यहाँ कोई मुझे बाहर लेकर नहीं जाता, इसलिए मुझे अपने घर वापस जाना था। ये सुन अध्या चुप हो गई। उसे पता था कि पंछी को बाहर खेलने की आदत थी और वो ज्यादा वक्त तक एक ही रूम में नहीं रह सकती थी। इसलिए अध्या ने कुछ सोचा और नील की तरफ देखते हुए बोली, नील, क्या हम यहाँ अपार्टमेंट ले सकते हैं? ये सुन नील बोला, क्यों ना हो, तुम बताओ तुम्हें कैसा अपार्टमेंट चाहिए, मैं आज ही तुम्हारे लिए खरीदता हूँ। ये सुन अध्या मुंह बनाते हुए बोली, नील, मैं तुम्हें खरीदने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसे खुद के पैसों पर लेने की बात कर रही हूँ। हालांकि मेरे फैशन डिजाइनिंग में इतने पैसे मुझे अभी नहीं मिलते, लेकिन 2 साल के करियर में मैंने इतना तो कमा लिया है कि मैं अपनी पंछी के लिए एक अपार्टमेंट ले सकती हूँ, जहां मेरी पंछी फ्रेंड्स बनाकर सबके साथ खेल सकती है। फिर उसे इस होटल रूम में बंद होकर नहीं रहना पड़ेगा। अध्या ने प्यार से पंछी के सिर को सहलाया। नील ये सुन फिर बोला, ओके बाबा, मैं समझ गया कि तुम एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हो और तुम्हें मुझसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। वेल, मैं अपार्टमेंट के बारे में पता करता हूँ, हम कल ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुन पंछी खुशी से बोली, यपी, नील अंकल इज द बेस्ट, अब हम अपने न्यू होम में जाएंगे। पंछी को इतना खुश देख अध्या के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगी। वो पंछी को एकटक देखने लगी। पंछी उसके जीने का सहारा बन चुकी थी, लेकिन सालों पहले जब पंछी उसके पेट में आई थी, तब उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब मर जाएगी। पंछी को देखते हुए एक बार फिर से अध्या अपने 3 साल पुराने अतीत में चली गई। फ्लैशबैक। उस भयानक रात के बाद जब अध्या उस होटल रूम से बाहर निकली, तब वो जल्दबाजी में वहां से बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे रास्ते में ही एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज काफी जानी पहचानी थी, जिसे सुनकर अध्या के कदम अपने आप ही उस रूम की तरफ बढ़ गए। वो जब उस रूम के पास पहुंची तो उसने दूर से ही उन 2 इंसानों को बेड पर एक दूसरे के साथ देखा। वो एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें होश ही नहीं था कि रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, और उसी में से अध्या को उनके हंसने और एक दूसरे को किस करने की आवाजें आ रही थीं। उन्हें देखकर अध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों से अपनी बहन नितारा और अपने बेस्ट फ्रेंड नियम को देख रही थी। वो बेस्ट फ्रेंड जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी और वो उससे प्यार भी करने लगी थी। लेकिन इस तरह उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देख अध्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसके कानों में नितारा की आवाज गई, नियम बेबी,
तुम आखिर कब तक मेरी बदसूरत बहन के साथ ये झूठी फ्रेंडशिप का दिखावा करोगे? तुम उसके मुंह पर मना क्यों नहीं कर देते कि तुम उससे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? इसके जवाब में नियम उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, नितारा, तुम्हें पता है ना कि मैं उसके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़ा हूं। उसका माइंड बहुत शार्प है और मैं उससे अपने कॉलेज के सारे काम करवा लेता हूं। वो बेवकूफ मेरे सारे काम कर भी देती है, इसलिए जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में जाऊंगा तब उससे अपनी ये झूठी दोस्ती तोड़ दूंगा और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम कॉलेज में हैं तब तक मुझे उससे ये झूठी दोस्ती का नाटक करना पड़ेगा। नितारा शातिराना मुस्कान के साथ बोली, बेबी, हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं करेगा। हम साथ रहेंगे, उस अध्याय को हम अपने आस पास भी नहीं आने देंगे। पता नहीं खुद को कौन सी हूर की परी समझती है। इसके जवाब में नियम हंसने लगा और हंसते हुए बोला, बेबी, वो परी नहीं बल्कि बदसूरत परी है। नितारा भी जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों की ये बातें सुन अध्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके कदम लड़खड़ा गए और उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर लुढ़क कर गाल पर आ गए। उसने उन दोनों से अपना मुंह फेर लिया और होटल रूम से बाहर निकल गई। वो वापस ट्रिप पर उस दिन नहीं गई, वो वहां से सीधे अपने मामा मामी के घर साहनी विला लौट आई। आखिर क्यों किया नितारा और नियम अध्या के साथ ऐसा? कौन है उस साजिश के पीछे? किसने किया अध्या के साथ ऐसा खिलवाड़? अध्या अभी भी अपने अतीत की यादों में खोई हुई थी। फ्लैशबैक। अध्या घर आते ही सीधे अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, आखिर क्यों? क्यों किया मेरे साथ तुम दोनों ने ऐसा? चलो, नितारा ने तो कभी मुझे पसंद नहीं किया, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन नियम, तुमने भी मुझसे झूठा नाटक किया। मैं तो तुम्हें पसंद करने लगी थी और कहीं ना कहीं तुम्हें चाहने भी लगी थी। लेकिन तुमने मेरे भरोसे को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि अब मैं किसी पर चाह कर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों ने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। अध्या जोर जोर से रो रही थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस नियम को वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, उस नियम ने उसकी बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। अध्या बहुत ज्यादा खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगी, लेकिन उसने फिर खुद को किसी तरह संभाला और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं अध्या, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा और उन सभी से बदला लेना होगा जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है। और सबसे पहले मैं उस इंसान का पता लगाऊंगी और फिर मैं नितारा और नियम से बदला लूंगी। अध्या ने ठान लिया था कि वो उन सभी से बदला लेगी जिसने उसकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की थी। अगले दिन अध्या कॉलेज गई। वहां नियम ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अध्या ने नियम को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये देख नितारा और नियम दोनों को भी कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर नितारा ने नियम से कहा, नियम, तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब उसे कोई नहीं पूछेगा तो उसकी अक्ल ठिकाने लगेगी और वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। नियम ने भी अपना सिर हिला दिया तो वहीं कृषा ने भी नोटिस किया कि अध्या कुछ बदली बदली लग रही थी। कृषा ने उससे जानना चाहा था, लेकिन अध्या ने किसी से कुछ भी नहीं बताया। अध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस अजनबी इंसान को कैसे ढूंढे, क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके शोल्डर पर एक टैटू था। इसके अलावा और कुछ भी वो नहीं जानती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे, लेकिन अध्या को उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो कई बार स्विमिंग एरिया में भी गई, जब वहां बॉयज स्विमिंग करते थे, और छुप छुप कर ढूंढने की कोशिश करती कि किसी के शोल्डर पर उसे वैसा टैटू मिल जाए जो उसने अपने थोड़े बहुत होशों हवास में देखा था। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और देखते देखते कब 15 दिन बीत गए, उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। एक दिन जब वो क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में एंटर कर रही थी, उसी वक्त उसे अचानक से डिजी फील हुआ और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी हड़बड़ा गए, लेकिन नितारा ने अध्या की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। तभी टीचर ने कहा, नितारा, ये तुम्हारी बहन है ना? इसे अचानक से चक्कर क्यों आ गए? तुम इसे लेकर क्लिनिक जाओ। फिर नितारा आगे बढ़ी और उसने नियम से अध्या को उठाने को कहा। कुछ देर में वो लोग क्लिनिक में थे और क्लिनिक में डॉक्टर ने अध्या का चेकअप किया। अध्या को होश आया और उसे पता चला कि वो 2 वीक प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही अध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं नियम और नितारा ने भी ये बात सुनी तो वो दोनों भी शॉक्ड थे और दोनों नफरत भरी नजरों से अध्या को देखने लगे।
अध्या को कहीं न कहीं समझ आ गया था कि ये उस ट्रिप वाली रात का ही नतीजा था। वो खुद को बहुत बेसहारा महसूस करने लगी। नितारा ने उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, अध्या दी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने ये क्या कर लिया? और आप किसके बच्चे की माँ बन गई? आखिर आपने किसके साथ अपना मुंह काला करवाया? मुझे तो आपको अपनी बहन कहने में भी शर्म आ रही है। मॉम डैड सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? मुझे तो उनसे बताने में भी शर्म आ रही है। चलो नियम, अब हमें ऐसे बेशर्म लोगों के साथ एक भी मिनट नहीं रुकना चाहिए। ये कह नितारा नियम को वहां से लेकर जाने लगी। नियम भी जाते हुए अध्या से गुस्से में बोला, अध्या, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी। आई हेट यू। ये कह वो भी वहां से चला गया। अध्या पूरी तरह टूट गई। उसकी जिंदगी पूरी तरह उजड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब वो चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पाएगी। वो किसी तरह घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके गालों पर जोरदार थप्पड़ लगा और अध्या सीधे जमीन पर जा गिरी। नीति उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए बोली, बेशर्म लड़की, बदसलन कहीं की। आखिर किस मनहूस के साथ मुंह काला किया है तूने? हमारी तो नाक ही कटवा दी तूने। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। बता कौन है इस गंदे खून का बाप? बोल बोल। एक तो पहले ही तू हमारे ऊपर बोझ थी और ऊपर से अब तेरा ये मनहूस बच्चा भी हमारे सीन पर मूंग दलने आ गया। आखिर किसके साथ मुंह काला करवा कर आई है? जवाब दे। ये कह नीति ने एक और जोरदार थप्पड़ अध्या के चेहरे पर मारा। अध्या के होठों से खून निकलने लगा। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसने एक नजर अपने मामा की तरफ देखा, जो सिर्फ एक ऑडियंस की तरह ये सब कुछ देख रहे थे, और फिर उसकी नजर अपनी बहन पर गई, जिसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। अध्या इस वक्त कुछ भी सुनने समझने की कंडीशन में नहीं थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और खड़ी हुई। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और धीरे से बोली, मामी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे क्यों हो गया, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मेरे इस बच्चे का बाप कौन है। ये सुन, नितारा इतराते हुए बोली, ओह माय गॉड, इसका मतलब आप किसी अनजान के साथ सोकर आई है और उसके बच्चे की माँ भी बन गई। दी, आप तो बहुत चालाक निकली। कहीं कॉल गर्ल तो नहीं बन गई? वहीं तो इतनी जगह मुंह मारती हैं कि उन्हें अपने बच्चे के बाप का पता ही नहीं होता। मॉम, मुझे तो इसके साथ अब इस एक घर में रहने में भी शर्म आ रही है। मॉम प्लीज, आप मुझे इस घर से कहीं और भेज दीजिए, क्योंकि सब मुझे गलत नजरों से देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ दी की वजह से। इसलिए मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे कहीं और भेज दीजिए। जिस घर में अध्या दी रहेंगी, उस घर में मैं तो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। ये सुन, अध्या की आंखों से आंसू निकल गए। उसे पता था कि नितारा ये सब कुछ जानबूझकर कह रही थी। नीति गुस्से से बोली, नितारा बेटा, ये तुम्हारा घर है। तुम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि अगर किसी को जाना होगा तो वो है ये लड़की। ये करमजली इस घर को छोड़कर जाएगी। अब इसका इस घर में कोई काम नहीं है। तू निकल जा यहाँ से, और कभी हमारी जिंदगी में लौट कर मत आना। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारकर आई होगी। इसे तो मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। ये कह उन्होंने अध्या के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए घर से बाहर कर दिया। अध्या लड़खड़ाते हुए सीधे जमीन पर गिरी और उसके पैरों में भी स्क्रैचेस आ गए। वो फिर रोते हुए नीति, राकेश और नितारा को देखने लगी, जो इस वक्त उसे किसी गंदगी की तरह देख रहे थे। लेकिन उन्होंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, और इसी के साथ अध्या अपने अतीत से बाहर निकल आई। फ्लैशबैक एंड। अध्या की आंखों से आंसुओं बह रहे थे। नील ने उसे टिश्यू देते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता, जब तुम्हें अपने अतीत से इतनी तकलीफ होती है तो तुम अपने अतीत के बारे में सोचती ही क्यों हो? देखो, तुम आज भी उसी तरह अपना हाल कर लेती हो जैसे 3 साल पहले कर लेती थी। तुम हिम्मत वाली बन चुकी हो, तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज अध्या, खुद को टूटने मत दो। अभी तो तुम्हारी ये लड़ाई शुरू हुई है। अभी तुम्हें उन सभी से लड़ना है। ये सुन, अध्या ने अपने आंसुओं को साफ किया और गहरी सांस लेकर बोली, मैं कमजोर नहीं पड़ती, लेकिन मैं जब जब अतीत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि अतीत में मैंने जिन जिन लोगों पर भरोसा किया, उन लोगों ने मुझे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। मुझे नफरत होती है उन लोगों से, और मैं उन सब से बदला लेने के लिए ही वापस आई हूँ। और सबसे बड़ा दोषी तो वो इंसान है जिसने उस रात मेरे साथ वो सब किया था,
और उससे भी बड़ा दोषी वो इंसान है जिसने मेरे साथ ये साजिश रची थी और मुझे उस इंसान के कमरे में भेजा था। मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। नील ने भी उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अध्या, इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम खुद को तकलीफ मत दो और तुम फालतू की बातें मत सोचो। अध्या ने सिर हिलाया। तो फिर नील ने कहा, और हाँ, मुझे पता चल गया है कि वो राजपूत खानदान कौन है। ये सुन, अध्या तुरंत बोली, अच्छा, बताओ मुझे कौन है वो। मैं देखती हूं कि नितारा कैसे अपनी जिंदगी में खुश रहती है। उसने सालों पहले मेरी खुशियां बर्बाद की हैं। उसे मैं खुश रहने तो नहीं दूंगी। ये कहा अध्या नील के साथ सोफे पर आई और नील ने लैपटॉप अध्या के आगे किया, जिसमें राजपूत खानदान के बारे में डिटेल थी। अध्या गौर से उन सभी के बारे में पढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उस शख्स के बारे में पढ़ा तो शॉक्ड हो गई। नील उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखकर कुछ समझ नहीं पाया और वो ना समझी में बोला, अध्या, व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू शॉक्ड? ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने कि तुम इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हो? इस पर अध्या ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नील, कहीं ये वही राजपूत खानदान तो नहीं है? शायद मैं इन्हें जानती हूं। ये सुन, नील कंफ्यूजन से बोला, क्या तुम सच में इन्हें जानती हो? और तुमने मुझसे आज तक इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने कभी तुम्हारे मुंह से इनका जिक्र नहीं सुना। तुम इन्हें कैसे जानती हो? इस पर अध्या के दिमाग में 3 साल पहले की कुछ यादें चलने लगीं, जो यादें उसके कॉलेज से जुड़ी थीं। अध्या ने नील की तरफ देखा और जल्दी से बोली, एक्चुअली नील, मैंने तुमसे इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि ये मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लगी थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो उस वक्त कॉलेज का एक पॉपुलर लड़का हुआ करता था जिसका नाम त्रिजल राजपूत था, और उसके साथ मेरी लड़ाई भी हुई थी। और अगर ये वही त्रिजल राजपूत हुआ जिसके साथ नितारा की शादी होनी है। अध्या परेशान हो गई। उसकी ये बात सुन नील हैरान होते हुए बोला, क्या क्या राजपूत खानदान के सबसे बड़े बेटे त्रिजल राजपूत के साथ तुम कॉलेज में पढ़ती थी? और तुम दोनों के बीच किस तरह की लड़ाई हुई थी? अध्या, तुम मुझे डिटेल में बताओ। ये सुन, अब अध्या के चेहरे पर थोड़ी शर्म आ गई। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर नील को ये बात कैसे बताएं। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, एक्चुअली नील, ये कहानी बहुत लंबी है। ये तब की बात है जब मैं पहले दिन कॉलेज गई थी। उस वक्त मेरा त्रिजल राजपूत के साथ लड़ाई हो गई थी। नील गहरी सांस लेकर बोला, तो मुझे बताओ कि आखिर किस तरह का सीन क्रिएट हुआ था। और अगर तुम पहले से ही त्रिजल राजपूत को जानती हो तो ये तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। वो तुमसे आसानी से इंटरेक्ट हो पाएगा और तुम नितारा की सच्चाई उसे आसानी से बता सकती हो। इस पर अध्या अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, तुम्हें जैसी ये चीज सीधी लग रही है वैसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर त्रिजल राजपूत के साथ नितारा की शादी हो रही है तब तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी उनकी शादी तुड़वाने में। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जमीन भी वापस नहीं मिल पाएगी। ये सुन, नील बोला, देखो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। ये त्रिजल राजपूत कहीं का 30 मार खान नहीं है जिससे तुम इतना डर रही हो। और जब तक मुझे तुम अपने अतीत के बारे में नहीं बताओगी, त्रिजल राजपूत से जुड़ी बातें मुझसे नहीं शेयर करोगी, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और जहां तक अभी मैंने त्रिजल राजपूत के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया है, वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है। यहाँ तक कि उसकी फोटो भी मुझे इंटरनेट पर नहीं दिखी। इसलिए तुम जो बताओगी मुझे उसके बारे में, वही मुझे पता चल पाएगा। इसके अलावा मैं त्रिजल राजपूत के बारे में अभी कुछ नहीं जानता। अध्या फिर खामोश हो गई। उसके दिमाग में अपने अतीत से जुड़ी बातें एक बार फिर से चलने लगीं और अचानक कॉलेज के पहले दिन का सीन उसे याद आने लगा। अब आगे अध्या अपने कॉलेज के फर्स्ट डे का सीन याद करने लगी, जब उसकी पहली बार मुलाकात उस कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर लड़के त्रिजल राजपूत के साथ हुई थी। फ्लैशबैक। पर रैगिंग करना तो गलत बात होता है ना? मैं तुम सबकी शिकायत प्रिंसिपल ऑफिस में कर दूंगी और फिर तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी, जो तुम सब मेरी रैगिंग कर रहे हो। अध्या अपने सामने मौजूद एक गैंग से बोली, जो इस वक्त उसे क्लास के अंदर जाने से रोक रहे थे और उसकी रैगिंग कर रहे थे। अध्या का आज कॉलेज में पहला दिन था। अध्या की आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। हालांकि वो काफी गोरी थी, लेकिन उसने अपने आप को बहुत ही बहनजी टाइप रखा हुआ था, जिस वजह से उसकी खूबसूरती निखर कर सामने नहीं आती थी, या यूं कहें कि उसे अपनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं था। इसलिए उसे बचपन से जैसे बहनजी टाइप्स बना के रखा गया, वो उसी को अपनी पर्सनैलिटी मानने लगी थी। उसके लुक का मजाक बनाते हुए उस गैंग की एक लड़की ने कहा,
वैसे बहन जी, आपको इस कॉलेज में एडमिशन किसने दे दिया? क्या आप यहाँ चंदा मांगने आई हैं? वो सभी जोर-जोर से हंसने लगे। अद्या को बहुत बुरा लगा। उसने आस-पास देखा तो उसकी नज़र नितारा पर गई। नितारा को देख अद्या ने तुरंत कहा, नितारा, देखो ये लोग मुझे क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो ना। इनसे बताओ ना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। नितारा, जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लास में जा रही थी, वो अद्या की आवाज़ से रुक गई और गुस्से से अद्या को देखने लगी। बाकी सबने जब अद्या के मुंह से ये सुना, तो सब नितारा को देखकर हंसने लगे और एक लड़की बोली, नितारा, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी इतनी बदसूरत बहन भी है। नितारा ने दांत पीसते हुए अद्या को देखा और बोली, अद्या, क्यों तुम सरेआम मेरी बेइज्जती करवा रही हो? मैंने घर पर ही तुमसे कहा था ना कि कॉलेज में हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे और ना ही वहां हम एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन दिखाएंगे। फिर तुम क्यों सबके सामने मुझे अपनी बहन कह रही हो? तुम जैसी बदसूरत लड़की मेरी बहन नहीं है। तुम सिर्फ मेरी कजिन बहन हो। इसके अलावा और कोई मेरा रिश्ता तुमसे नहीं है। ये कह नितारा ने उस गैंग की तरफ देखा और फिर हंसते हुए बोली, मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे साथ भी रैगिंग की गई थी। तो मैं तुम सबको इसकी रैगिंग लेने से नहीं रोकूंगी। तुम्हें जो मर्जी हो, इसके साथ तुम कर सकते हो। मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। नितारा वहां से इतराते हुए क्लास में चली गई। अद्या की आंखों में आंसू आ गए। गैंग की एक लड़की आगे आई और वो अद्या के हाथ को पकड़कर उसे कॉलेज के गेट की तरफ ले जाते हुए बोली, अब जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करोगी, वरना आज की क्लास तो तुम भूल जाओ और ये मत सोचना कि यहाँ के प्रिंसिपल तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ कोई हमारे खिलाफ नहीं जाता और अब हमारी बात चुपचाप सुनो। अद्या ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। वो अभी महज 19 साल की थी और फर्स्ट टाइम इतने बड़े कॉलेज में आई थी। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने कहा, इस गेट से पहला जो इंसान आएगा, उसे तुम्हें किस करना पड़ेगा। और अगर तुमने उसे किस कर दिया तो हम दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारी रैगिंग करेंगे। अगर ये मंजूर है तो ठीक है, वरना हम तुम्हें डेली परेशान करेंगे जब तक कि तुम इस कॉलेज से बाहर नहीं हो जाती। आधा कॉलेज वहां मौजूद था और सभी अद्या को देखकर हंस रहे थे। अद्या को यह सब काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था। उसने गुस्से के साथ जवाब दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। एक लड़के ने जवाब दिया, यहाँ किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। सबके साथ रैगिंग होती है और सबको कोई ना कोई पनिशमेंट दी जाती है, और हमने तो तुम्हें इतनी अच्छी पनिशमेंट दी है। क्या पता तुम किसी हैंडसम लड़के को किस कर लो। वैसे भी तुम जैसी बदसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड तो होगा नहीं, तो इसी से काम चला लो और अब शुरू हो जाओ। हमारे पास वक्त कम है। ये कह सभी वहां से दूसरी तरफ चले गए। अद्या गुस्से और शर्म के साथ गेट पर चुपचाप खड़ी रही। उसने मन ही मन कहा, मामा, मामी ने कितने मुश्किल से मुझे कॉलेज भेजा है, और अगर इस बार मैं कॉलेज से बाहर हुई तो वो मुझे जिंदगी भर घर में ही बंद करके रख देंगे। इससे अच्छा है कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो मैं कर देती हूँ, वरना फिर ये सब मुझे चैन से जीने नहीं देंगे और मैं पढ़ लिख कर खुद के पैरों पर भी नहीं खड़ी हो पाऊंगी और जिंदगी भर अपने मामा मामी की गुलामी करती रहूंगी। इन सारी सोच के साथ अद्या ने कसकर अपनी कुर्ती को पकड़ लिया और सामने गेट की तरफ देखने लगी। काफी देर बीत गया, लेकिन गेट से कोई इंसान अंदर नहीं आया। ये देख अद्या ने पीछे मुड़कर उन सभी से कहा, शायद कोई नहीं आएगा। क्या मेरी सजा खत्म हो गई? लेकिन उसकी सोच से उलट एक स्पोर्ट्स कार रुकने की आवाज उसको सुनाई दी। अद्या की बॉडी शिवर करने लगी। उसने धीरे से अपना सिर गेट की तरफ घुमाया तो वहां एक लग्जूरियस कार रुकी थी और उस कार से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान चलकर अंदर की तरफ आ रहा था। उस इंसान ने ब्लैक आउटफिट पहन रखा था। अद्या एकटक उस इंसान के चेहरे को देखते रह गई। उस इंसान की सिल्वर आईज ज्यादा अट्रैक्टिव थी। तभी उसके कानों में पीछे से आवाज गई, इसकी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। ये तो इस कॉलेज के मोस्ट बैचलर लड़के को किस करने जा रही है। मैं तो इससे जेलस हो रही हूँ। क्या हम इसकी सजा यहीं पर ब्रेक कर दें? दूसरे ने कहा, अरे वो लड़का जितना हैंडसम दिखने में है, उससे ज्यादा वो एरोगेंट और खड़ूस भी है। देखना, जैसे ही ये किस करने जाएगी, वो लड़का इस अद्या को 2 थप्पड़ लगाकर पीछे भेज देगा और फिर आएगा असली मजा। ये सुन अद्या अपने होश में आई। उसका शरीर डर से कांपने लगा। वो हड़बड़ी के साथ उस इंसान को देख रही थी जो अंदर की तरफ ही बढ़ रहा था। अद्या को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े, लेकिन पीछे से उस लड़की ने कहा,
अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर किस करो। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। उस आवाज को सुन, ना चाहते हुए भी अध्या धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी और वो एकदम से उस इंसान के आगे आकर खड़ी हो गई। उस इंसान के कदम रुक गए और वो अपनी आंखों से ब्लैक गॉगल्स निकालते हुए एकटक अध्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अध्या के होंठ कांप रहे थे और वो उस लड़के से अपनी नजर नहीं मिला पा रही थी। वो लड़का अध्या को देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, "व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मेरे रास्ते में क्यों आई हो तुम?" उसकी रूह कंपा देने वाली आवाज सुन अध्या के पैर कांपने लगे। वो अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन उसके जहन में रैगिंग का डर आया और वो अपना सिर धीरे से ऊपर उठाई और हिम्मत करते हुए बिना कुछ सोचे समझे अपने पंजों के बल उठी और उसने उस लड़के के पतले होठों पर अपने नाजुक होंठ रख दिए। उस लड़के की भौहें तन गईं। वो घूर कर अध्या को देखने लगा। अध्या के पैर कांप रहे थे। उस लड़के ने ये नोटिस किया और अचानक से उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी ही पल अध्या उस लड़के से दूर हुई, लेकिन उसी वक्त उस लड़के ने अध्या को कमर से पकड़ा और अध्या के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अध्या की आंखें बड़ी हो गईं। वो हैरानी से उस लड़के को देखने लगी जो उसे किस कर रहा था। वहां मौजूद बाकी सब भी बहुत शॉक्ड हो गए। उन्हें लग रहा था कि अभी वो खड़ूस लड़का अध्या को थप्पड़ मारेगा, खुद को छूने के बदले। लेकिन यहां उल्टा हो रहा था। नितारा भी जो ये सब कुछ देख रही थी, उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा दिखने लगा। अध्या स्ट्रगल करने लगी। वो उस लड़के को खुद से दूर धक्का देने लगी, पर वो लड़का उससे दूर होने की बजाय उसे और भी गहराई से किस करने लगा। अध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर किया, लेकिन उस लड़के ने उसके कान में कहा, "ये जो तुमने त्रिजल राजपूत के आगे किस करने की हिम्मत दिखाई है, इसकी सजा तुम्हें अब जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी।" ये कह वो इंसान त्रिजल राजपूत, जो कि राजपूत खानदान का इकलौता वारिस था, उसने अध्या को एक झटके से छोड़ दिया और अध्या लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरी। त्रिजल ने वापस मुड़कर अध्या को नहीं देखा और वो अपने तेज कदमों से कॉलेज की तरफ बढ़ गया। अध्या को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हकलाते हुए धीरे से कहा, "ये क्या कर दिया मैंने? और त्रिजल राजपूत अब क्या करेगा मेरे साथ? इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं इसकी सजा जिंदगी भर चुकाऊंगी? ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती त्रिजल राजपूत को किस करके कर दी।" अध्या की आंखें नम हो गईं। वो तुरंत पीछे मुड़ त्रिजल को देखने लगी, जो अब तक वहां से जा चुका था। फ्लैशबैक एंड। अध्या की ये सारी बातें सुन नील हैरान हो गया और वो हैरानी से बोला, "क्या तुमने त्रिजल राजपूत को किस किया? वो भी अपने कॉलेज टाइम में और फर्स्ट टाइम मिलते ही?" अध्या का चेहरा अभी भी लाल था। उसे बहुत शर्म आ रही थी ये सब बताते हुए, लेकिन उसे ये सब कुछ बताना पड़ा था। अध्या ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। नील चुप हो गया। कुछ देर के साइलेंस के बाद नील ने कहा, "तो इसका मतलब उस दिन के बाद से त्रिजल राजपूत ने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया था?" इस पर अध्या ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया और बोली, "हाँ, वो फिर जब भी मुझसे मिलता हमेशा मुझे परेशान किया करता, मुझे टीस किया करता और सबके सामने इंसल्ट किया करता था। मुझे उस कॉलेज में सबसे ज्यादा उस त्रिजल राजपूत की वजह से ही डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस कॉलेज को छोड़कर ही भाग जाऊं, लेकिन मेरे पास उस कॉलेज में पढ़ने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए किसी तरह मैंने दिन काटने शुरू किए और फिर उसके बाद वो ट्रिप वाला हादसा। फिर तो तुम सब कुछ जानते ही हो।" नील को अध्या के बारे में सारी बातें क्लियर हो चुकी थीं। उसने फिर गहरी सांस ली और बोला, "कोई बात नहीं अध्या, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। त्रिजल राजपूत अगर अब तुम्हारे सामने आएगा भी तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तुम अकेली और कमजोर थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर त्रिजल राजपूत से ही नितारा की शादी हो रही है तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई प्लान बना लेंगे।" इसके जवाब में अध्या बोली, "लेकिन हम क्या करेंगे नील? अगर मैं त्रिजल राजपूत के सामने भी गई तो वो कहीं फिर से मुझे परेशान करना ना शुरू कर दे, और कहीं मेरी वजह से उनकी शादी टूटी तो वो इंसान शायद मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा।" नील ने कुछ सोचते हुए कहा, "राजपूत खानदान काफी बड़ा और इज्जतदार खानदान है। जब उन्हें नितारा की सच्चाई पता चल जाएगी तो वो खुद ही उससे अपना रिश्ता तोड़ देंगे। तो हमें बस इतना करना है कि नितारा और उसके माँ बाप की सच्चाई
राजपूत खानदान वालों के सामने लानी है। ये सुन, अध्या बोली, यू आर राइट। हमें अभी सिर्फ यही करना चाहिए और अब हमें अपने प्लान पर काम शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि इनकी शादी कब है। नील ने जवाब दिया, हाँ, और फिर हम अपने प्लान को शुरू करेंगे। वो दोनों भी बात कर रहे थे कि रूम का डोर नॉक हुआ और वो दोनों ना समझी में डोर की तरफ देखने लगे। गेट नॉक होने की आवाज से नील और अध्या दोनों गेट की तरफ देखने लगे। अध्या ना समझी में बोली, नील, क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया था? नील ने कुछ सोचा और बोला, ओह, हाँ, मैंने पंछी के लिए चॉकलेट केक ऑन ऑर्डर किया था। शायद वही आया होगा। ये सुन अध्या ने नील को डांटते हुए कहा, नील, तुम क्यों पंछी को इतना ज्यादा बिगाड़ रहे हो? वो दिन पर दिन बहुत जिद्दी होती चली जा रही है। तुम उसे इतना सिर पर मत बिठाओ। तुमने उसकी आदतें बिगाड़ के रख दी हैं। नील मुस्कुराते हुए गेट की तरफ बढ़ा और बोला, वो तुम्हारी बेटी के साथ साथ मेरी बेटी भी है। भले ही मैं पंछी का बायोलॉजिकल फादर नहीं हूं, लेकिन मैं उसे सगे बाप से भी बढ़कर प्यार करता हूं और उसके लिए ये सब कुछ करके मुझे खुशी मिलती है। जब वो कल सुबह उठेगी, तब मैं उसे खिला दूंगा। तुम हम दोनों के बीच मत आओ। अध्या ने नील को घूरा और फिर अपना सिर हिला दिया। नील ने गेट खोला तो इस वक्त नौकर अपने हाथों में केक का बॉक्स लिए खड़ा था। नील ने उससे केक बॉक्स को लिया और नौकर को टिप दिया। नौकर मुस्कुराते वहां से चला गया। नील ने केक को टेबल पर रख दिया और बोला, अध्या, रात काफी हो गई है। तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए। वैसे भी कल तुम्हें अपने क्लाइंट से भी मिलने जाना है। अध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। इन सबके की वजह से मैं अपना पैशन तो भूल ही चुकी थी। मैं कल अपने काम में लेट नहीं होना चाहती। वैसे भी मैं यहाँ काफी वक्त रुकने वाली हूं तो मुझे काम करना पड़ेगा। नील ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दूसरे रूम में चला गया। अध्या बेड पर पंछी के पास आई। अध्या ने प्यार से पंछी को अपने सीने से लगा लिया। छोटी सी पंछी अपनी मम्मा के सीने में छुप गई। अध्या ने प्यार से उसके सिर को सहलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने उस भयानक रात की झलक आई। अध्या ने चौंकते हुए हुए अपनी आंखें खोलीं और बोली, उस रात को बीते पूरे 3 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं उस दर्द भरी रात को भूला नहीं पाई हूं। वो इंसान जो कोई भी था, आज भी उसका जिक्र मेरे जहन से मिट नहीं पाया। सालों पहले पंछी की वजह से मैंने उस इंसान को ढूंढना छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त पंछी मेरे पेट में थी और मैं उसको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूं, तो मैं उस इंसान का भी पता लगाऊंगी और ये काम मुझे कल से शुरू करना होगा। अध्या ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह एक सुनसान सड़क पर कई सारी कार्स एक कतार में तेजी के साथ आगे बढ़ रही थीं। सबसे आगे वाली कार के अंदर इस वक्त माहौल बेहद गर्म था। एक इंसान ब्लैक बिजनेस सूट में बैठा फोन पर किसी से सख्त आवाज में बात कर रहा था। ड्राइवर के माथे पर पसीने थे। वही असिस्टेंट भी चुपचाप बैठा हुआ था। उस शख्स की सिल्वर आइस एकटक बाहर की ओर घूर रही थी और उसके पतले होंठ आपस में भिंचे हुए थे। कॉल पर किसी ने कहा, बॉस, हम उनके बारे में पता लगा रहे हैं। जल्द ही आपको इससे जुड़ी न्यूज़ दे देंगे। हमें आखिरी मौका दे दीजिए। उस इंसान ने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, ये आखिरी मौका है जो मैं तुम सबको दे रहा हूं। अगर इस बार तुमने उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं दी तो याद रहे, I'll destroy all of you. Got it? ये कह उस इंसान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसी वक्त ड्राइवर ने कार पर ब्रेक लगा दिया। उस इंसान ने अपनी खूंखार नजरों से ड्राइवर को घूरा। ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी बॉस, पर हमारे रास्ते में कोई आ गया है। उस इंसान ने अपने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, अगर कोई रास्ते में आया है तो उसे कार के नीचे कुचल दो, लेकिन मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचना है। अगर मैं थोड़ा भी लेट हुआ तो उसकी सजा तुम भुगतोगे। ड्राइवर हक्का बक्का रह गया। असिस्टेंट सामने की ओर देखते हुए बोला, बॉस, मुझे लगता है ये सब जानबूझकर हमारे रास्ते में आए हैं। उस इंसान ने सामने की ओर घूरा तो वहां इस वक्त जीप में कुछ लोग अपने हाथों में गन और हॉकी स्टिक लिए बैठे हुए थे। उन्हें देख उस इंसान के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई और बोला, मैंने सोचा था कि अब मैं अपने हाथ किसी के खून से नहीं रंगूंगा, लेकिन शायद ये लोग मेरे हाथों से मरने के लिए ही मरे जा रहे हैं। असिस्टेंट ने जल्दी से कहा, बॉस, आप उनकी फिक्र मत करिए। गार्ड उन्हें संभाल लेंगे। हम दूसरे रास्ते से ऑफिस चलते हैं।
जिसके जवाब में उस इंसान ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और कार से बाहर निकलते हुए बोला, त्रिजल राजपूत ने कभी अपना रास्ता बदलना नहीं सीखा, बल्कि रास्ते में आए कांटों को उखाड़ फेंकना सीखा है। ये सुन असिस्टेंट परेशान हो गया। त्रिजल कोल्ड ऑनरे के साथ उन सभी की तरफ बढ़ गया। गार्ड्स पीछे आने लगे, लेकिन त्रिजल ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। गार्ड्स अपनी जगह रुक गए। ये देख असिस्टेंट जल्दी से बाहर निकला और खुद से बोला, ओ गॉड बॉस, अकेले उन सबसे क्यों लड़ने चले गए? अगर ये बात बड़े बॉस को पता चली तो वो हम सब की जान ले लेंगे। उन्होंने इसीलिए तो बॉस के पीछे गार्ड लगा रखे हैं, क्योंकि बॉस के ऊपर आए दिन कोई ना कोई हमला होता रहता है। इस बारे में मुझे बड़े बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। ये कहते हुए असिस्टेंट जल्दी से अपने बड़े बॉस को कॉल डायल करने चला गया। त्रिजल अपने तेज कदमों के साथ उन सभी की तरफ बढ़ा। वही वो गुंडे त्रिजल को अकेले आता देख जोर जोर से हंसने लगे और त्रिजल के आसपास आकर खड़े हो गए। त्रिजल उन सबको देख बोरिंग वे में बोला, क्या तुम सबको इतनी जल्दी है ऊपर जाने की? क्या तुम सब अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो? ये कहते हुए त्रिजल ने अपनी पैनी निगाहों से सबकी तरफ देखा। त्रिजल की ऐसी बातें सुनकर एक गुंडा सरकास्टिक अंदाज में ऊंची आवाज करके बोला, कटने से पहले मुर्गा कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाता है बेटा। तुम्हें मारने के लिए हमें पैसे दिए गए हैं तो हमारी फिक्र तुम मत करो। हम यहाँ से तुम्हें मार कर ही जाने वाले हैं, न कि मर कर। इसी के साथ सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। त्रिजल भी शैतानी ढंग से हंसते हुए बोला, ग्रेट, पहली बार मरने वाले के मुंह से मारने वाली बात सुन रहा हूं। गुंडों की हंसी गायब हो गई कि एक निहत्था लड़का, जिसने अपने गार्ड्स को भी आगे बढ़ने से रोक दिया, वो ऐसी डेयरिंग बातें कर रहा था। सारे गुंडे गुस्से में एक साथ त्रिजल की तरफ बढ़े, लेकिन दूसरे ही पल त्रिजल ने अपने पॉकेट से एक स्मॉल गन निकाली और उसे लोड कर उन सभी के ऊपर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। किसी के हाथ घायल हुए तो किसी के पैर घायल हुए तो किसी के सीने पर गोली आर पार हुई। गुंडों को ये अंदाजा नहीं था कि त्रिजल के पास गन हो सकती थी। कुछ गुंडे हाथापाई पर आ गए। त्रिजल ने अपने पैर को मूव करते हुए उन्हें एक जोर का पंच दिया। वो गुंडा सीधे जमीन पर जा गिरा। दूसरे पल त्रिजल ने उसके सर पर गोली आर पार कर दी। उसको इस तरह मारते देख कुछ गुंडे बहुत ज्यादा घबरा गए और डर कर वहां से भाग निकले। वहीं उनका मेन गुंडा गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो तुम सबके सब? तुम सभी डरपोक निकले। मारो इसे। इसे मारने के लिए हमने पैसे लिए हैं। त्रिजल उस गुंडे के पास बढ़ा और अपने लेदर शूज से उस गुंडे के सीने पर मसलते हुए बोला, जिस कुत्ते ने तुझे त्रिजल राजपूत को मारने के लिए भेजा है, उसे जाकर कह देना कि त्रिजल राजपूत कोई मामूली चीज नहीं है, जिसे कोई भी ऐरा गहरा आकर छू सके। मारना तो दूर की बात है, कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। ये कह त्रिजल ने अपने शूज को कसकर उस इंसान के सीने पर मसला तो उस इंसान की चीख पूरे सुनसान सड़क में गूंज गई। त्रिजल ने एक लात उस इंसान के कमर पर मारी और वो इंसान घसीटते हुए दूर जाकर गिरा। त्रिजल के शर्ट पर खून के छींटे आ गई, लेकिन त्रिजल के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आए। वो वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वहीं असिस्टेंट जल्दी से कार में आया और घबराते हुए बोला, बॉस, आपको खुद से उनसे जाकर नहीं लड़ना चाहिए था। बड़े बॉस ने आपको मना किया था। मुझे लगता है कि आपने आज जो किया वो सही नहीं किया। त्रिजल बैक सीट पर बैठते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, मुझे मत सिखाओ कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। बस इन सभी की लाश ठिकाने लगा दो। उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और अपने कोट पर खून की छींटों को साफ करने लगा। असिस्टेंट ने अपना सिर फिर ना चाहते हुए भी हाँ में हिला दिया और ड्राइवर ने तुरंत कार वहां से आगे के लिए मोड़ दिया। इधर होटल रूम में अध्या सुबह सुबह फ्रेश होकर पंछी को रेडी कर रही थी। अध्या ने पंछी के कर्ल बालों की दो छोटी सी ब्रीड बनाई थी। पंछी पिंक कलर की फ्रॉक में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो इस वक्त अपने बारबी डॉल के साथ खेल रही थी। अध्या ने नील से कहा, नील, हमें अपार्टमेंट देखने चलना चाहिए क्योंकि हमें वहां जल्द से जल्द शिफ्ट होना है। इसके जवाब में नील ने पंछी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो हम निकलते हैं। पंछी एक्साइटेड होकर नील के गालों पर किस करते हुए बोली, अरे, अब हम अपना न्यू होम देखने जा रहे हैं। अध्या मुस्कुराई और फिर नील के साथ वहां से अपार्टमेंट देखने के लिए निकल गई। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड कंपनी की आसमान छूती बिल्डिंग के आगे कई सारी कार्स कतार में रुकी।
गार्ड्स ने तुरंत एक कार का गेट ओपन किया और त्रिजल अपने कोट की बटन लगाते हुए बाहर निकला और अपने तेज कदमों से ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बढ़ गया। सीईओ केबिन टॉप फ्लोर पर था। त्रिजल अपने केबिन में आया और अपनी फियोनिक्स चेयर पर लीन होकर बैठ गया। असिस्टेंट ने त्रिजल को कॉफी दी और बोला, बॉस, आज आपकी 3 मीटिंग है और फिर आपको डिजाइनर भी सिलेक्ट करना होगा जो हमारे समर कलेक्शन के लिए नई डिजाइन बनाएगी। त्रिजल कॉफी का सिप लेते हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, जितने भी फैशन डिजाइनर समर कलेक्शन के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनका रिज्यूम मुझे लाकर दो। ये सुन असिस्टेंट ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऑन राइट बॉस। असिस्टेंट वहां से चला गया। तभी त्रिजल का फोन रिंग हुआ। कॉल पर शो हो रहे नाम को देखकर त्रिजल के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। वो कुछ देर तक उसी तरह कॉल को घूरता रहा और फिर आखिर में उसने कॉल पिक किया। उधर से किसी बूढ़े आदमी की कड़क आवाज आई, त्रिजल, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने आज फिर से उन गुंडों से मारपीट की है? मैंने गार्ड्स देखने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं लगाए हैं। तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आसपास दुश्मन बढ़ गए हैं। तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। त्रिजल चेयर पर लीन होते हुए बोला, दादू, मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूं जिसे आप ऐसी बातें समझा रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे अपने दुश्मनों के साथ कैसे डील करना है, इसलिए आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। इसके जवाब में कृपाल राजपूत ने कहा, त्रिजल, दादा हूं तुम्हारा। मुझे तुम्हारी फिक्र मरते दम तक रहेगी। और हाँ, तुम्हारी सगाई की डेट फिक्स हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शादी पर भी थोड़ा ध्यान दो। सगाई का जिक्र सुन त्रिजल के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, दादू, क्या आपने मुझे यही न्यूज़ देने के लिए कॉल किया था या फिर आपको कोई और भी इंपॉर्टेंट बात करनी है? कृपाल ने जवाब दिया, बेटा, तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? आखिर तुम्हें सगाई और शादी करनी है और तुम्हारी दादी चाहती है कि जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाए। इसलिए उन्होंने पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवा लिया है। 3 दिन बाद तुम्हारी सगाई होगी और फिर उसके 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। तुम आजकल ऑफिस में काम की वजह से घर नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूं और आज तुम ऑफिस से सीधा घर आओगे। ऐसा तुम्हारी दादी चाहती हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी दादी को ना कहोगे। ये सुन त्रिजल ने ठंडी आवाज में कहा, दादू, मैं घर आने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा, इसकी उम्मीद मत रखना। ये कह उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और आंखें बंद करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि त्रिजल राजपूत के साथ गेम खेलने का असली अंजाम क्या होता है। त्रिजल ने अपनी आंखें खोलीं। इस वक्त उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थीं। इस बीच अध्या नील के साथ अपार्टमेंट देख रही थी और उसने एक अपार्टमेंट पसंद कर लिया था जहां इस वक्त पंछी खुशी से इधर से उधर भाग रही थी। नील ब्रोकर से बात कर रहा था। अध्या नील के साथ थी। तभी ब्रोकर ने अध्या और नील से कहा, सभी फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर देंगे, आप बस ऑफिस आकर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा मैडम के नाम पर और फिर ये घर आपका। ब्रोकर की बात सुन अध्या ने पंछी से प्यार से कहा, बेबी, अब से ये घर बहुत जल्द तुम्हारा होगा। नाउ यू आर हैप्पी? ये सुन पंछी प्यार से अध्या के सीने से लगते हुए बोली, यस मम्मा, पंछी इज वेरी हैप्पी। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर इसी बात पे हम आज बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। पंछी खुशी के साथ तुतलाते हुए बोली, यपी, हम आज बाहर पलटी करेंगे और पंछी को उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी खानी है। पल नील अंकल, आप मम्मा से कहिए, वो मुझे लोकेंगे नहीं। नील और पंछी दोनों ने अध्या की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाया तो अध्या ने भी हाँ में सिर हिलाकर परमिशन दे दी। पंछी ये देख बहुत खुश हो गई। अध्या उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। नील ने उसका बहुत साथ दिया था। अध्या नील को देखते हुए मन ही मन बोली, सच में अगर मेरे पास नील जैसा दोस्त ना होता तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। मैं शायद ही अपने अतीत से कभी उभर पाती। नील मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। तभी अध्या का फोन बजा। अध्या ने अपने फोन को देखा और कॉल पर शो हो रहे नाम को देखकर अध्या गुस्से से भर गई। वहीं नील कंफ्यूजन में अध्या को देखने लगा। अध्या को गुस्से में देख नील को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने फोन की तरफ देखा तो उसे सब बात समझ आ गई। अध्या ने गुस्से के साथ कॉल पिक किया और बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कॉल क्यों किया है? उधर से नितारा की हंसने की आवाज आई और बोली,
दी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपकी छोटी बहन ने कितने प्यार से आपके पास फ़ोन किया है। आपको तो खुश होना चाहिए। अद्या अपने दाँत पीसते हुए बोली, तुम जैसी छोटी बहन अगर हो तो मुझे दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप बताओ कॉल क्यों किया है। नितारा ने फिर कहा, दी, एक्चुअली मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाह रही थी। गुड न्यूज़ सुनते ही अद्या के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। वो सख्ती से बोली, मुझे तुम्हारी गुड न्यूज़ सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आइंदा से मुझे फ़ोन मत करना। मुझे तुम लोगों के नामो-ज़िक्र से भी नफ़रत है। ये कहा अद्या कॉल कट करने को हुई, लेकिन नितारा ने जल्दी से कहा, अरे अरे दी, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? पहले सुन तो लो। मान लिया मैं आपकी बुरी बहन हूँ, लेकिन आप तो मेरी अच्छी बहन हो ना। आप ज़रूर मेरी इस गुड न्यूज़ से खुश होंगी। और मेरी गुड न्यूज़ ये है कि 3 दिन बाद मेरी सगाई होने वाली है। और आप तो जानती है ना, मेरी सगाई राजपूत खानदान के सबसे बड़े बेटे से हो रही है। तो मैं आपको अपनी सगाई में इनवाइट कर रही हूँ। अगर आप वहाँ आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अद्या के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन गायब हो गए। कॉल स्पीकर पर होने की वजह से नील भी ये सारी बातें सुन रहा था। नील ने पंछी को ऑलरेडी खेलने के लिए भेज दिया था। अद्या ने नील की तरफ देखा तो नील ने उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया और उसे हाँ बोलने को कहा। अद्या ये देख अपना सिर नामे हिलाने लगी तो नील ने उसे फोर्स किया। अद्या ने आखिर में कहा, अगर तुम मुझे इनवाइट कर रही हो तो मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी सगाई में। नितारा इतराते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी मान जाओगे, लेकिन अगर आप मान गए हो तो टाइम पर आ जाना, वरना वहां आपको सिर्फ नौकरों की तरह झूठे प्लेट्स उठाने को मिलेंगे। वैसे आपको तो नौकरों वाले काम करने की आदत है, पहले आप यही तो किया करती थी, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। नितारा ने इंसल्टिंग वे में कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अद्या अपने दांत पीसते हुए नील से बोली, नील, देखा ना तुमने? और तुमने मुझसे हाँ कहने को क्यों कहा? तुम जानते हो ना कि नितारा सिर्फ मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे अपनी सगाई में बुला रही है। वो सिर्फ दिखाना चाहती है कि वो कितने रईस खानदान में शादी कर रही है। और तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त इन सब से दूर रहना चाहती हूँ और सिर्फ अपनी माँ की जमीन को वापस लेने के लिए प्लान बनाना चाहती हूँ। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अद्या को इतने गुस्से में देख नील ने उसे कंधे से पकड़ा और उसे शांत कराते हुए बोला, अद्या जस्ट काम डाउन। तुम्हें क्या लगता है नितारा ने तुम्हें किस पर्पज से कॉल किया होगा? अद्या चिढ़कर बोली, उसका पर्पज साफ है। वो सिर्फ मुझे जलाना चाहती है। वो सिर्फ मेरे आगे राजपूत खानदान में शादी होने के लिए शो ऑफ करना चाहती है। दैट्स इट। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें यह बात पता है तो तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? तुम्हें तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए। अद्या ना समझी में बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो? इसमें मैं कौन सा फायदा उठा सकती हूँ? बल्कि अगर मैं उनकी सगाई में गई और गलती से मैं त्रिजल राजपूत की आंखों के सामने आ गई तो कहीं वो मुझे वापस से परेशान करना ना शुरू कर दे। मैं तो अभी उससे दूर ही रहना चाहती हूँ। नील ने अद्या को समझाते हुए कहा, अद्या, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अगर नितारा ने तुम्हें आगे बढ़कर खुद से इनवाइट किया है तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस होगा उसकी सगाई उसी वक्त तुड़वाने के लिए, क्योंकि हमें उसकी शादी को भी तुड़वाना है ना। तभी तुम अपनी माँ की जमीन को वापस ले पाओगी और अपनी आंखों से वहां सब कुछ देख पाओगी कि नितारा जितना कह रही है वो किस हद तक सही है। नील की ये बातें सुन अद्या शांत हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यू आर राइट नील, मेरे लिए यह बहुत अच्छा मौका है। मैं इसे अपने हाथ से नहीं गवाऊंगी। और जब मुझे ऑलरेडी पता है कि नितारा मेरे आगे शो ऑफ कर रही है तो मुझे उससे इतना चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि इन सभी बातों का फायदा उठाना चाहिए। नील ने कहा, दैट्स अ स्पिरिट। और अब तुम अपना मूड ठीक करो, हम बाहर डिनर के लिए चल रहे हैं। अद्या ने फिर अपना सिर हिलाया और पंछी को लेकर नील के साथ रेस्टोरेंट निकल गई। दूसरी तरफ साहनी विला में नितारा ने जब कॉल कट किया तो उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर नितारा मुस्कुराते हुए बोली, मॉम आप यहाँ? नीति गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नितारा। नितारा कंफ्यूजन में बोली, मॉम व्हाट हैपेंड? मैंने ऐसा क्या कर दिया? नीति ने गुस्से के साथ उसकी बाजू को पकड़कर बोली, तुम उस बदचलन लड़की को अपनी सगाई में बुला रही हो। तुम्हें पता है ना कि सालों पहले क्या हुआ था? और अगर वो वापस से हमारी जिंदगी में आने की कोशिश करेगी तो हमारे सिर पर एक बार फिर से उसका बोझ आ जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि वो हम सबसे जितना मर्जी हो उतना दूर रहे और तुम उसे अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए इनवाइट कर रही हो। अपनी माँ की बात सुनकर नितारा शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए बोली,
मॉम, आप भी ना। आप मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थीं। मुझे लगा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। अपनी बेटी को इस तरह देख निति कुछ समझ नहीं पाई और बोली, नितारा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्यों उस करमजली को वापस हमारी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता है ना, अगर वो गलती से भी उसकी आंखों के सामने आई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हमने उस इंसान के सामने कितने मुश्किल से उस लड़की की सच्चाई छुपाई थी, वरना आज शायद वो उस तक पहुंच गया होता और तुम कभी उसकी ना हो पाती। ये सुन नितारा रिलैक्सिंग वे में बोली, कूल मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि मैं उसके सामने ही अपनी प्यारी अध्यादी को एक्सपोज कर दूंगी। और जहां बात रही उन्हें बुलाने की, तो मैंने जानबूझकर उसे इनवाइट किया है। आखिर वो भी तो देखें कि मेरी शादी राजपूत खानदान में हो रही है, और राजपूत खानदान के सबसे बड़े बेटे से, जिसके साथ पूरे मुंबई की लड़कियां शादी करने के सपने देखती हैं। आखिर में वो मेरा होने जा रहा है। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ। ये सुन नीति ना समझी में बोली, आखिर क्या दिखाना चाहती हो तुम? नितारा इस बार गुस्से से बोली, क्योंकि सालों पहले जब हम कॉलेज में थे तो उस अध्या ने मेरे त्रिजल को किस करने की कोशिश की थी, और अब मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि वो सिर्फ किस ही कर सकती है। बाकी त्रिजल की पूरी बॉडी पर मेरा हक है, और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा और मैं उसकी होने जा रही हूँ। नितारा की आंखों के सामने 3 साल पहले का वो सीन आने लगा, जब अध्या ने रैगिंग के चलते त्रिजल को किस किया था। उस वक्त नितारा को बहुत जलन हुई थी, और उसी पल से नितारा त्रिजल को चाहने लगी थी। वो त्रिजल को पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी वक्त तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन अब, जब उसकी त्रिजल के साथ सगाई होने जा रही थी, तब वो अध्या को जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। जब नीति ने उसकी ये बात सुनी, तब वो शांत हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मानना पड़ेगा बेटा, तुम मेरी तरह ही बिल्कुल शातिर तरीके से चीजों को सोचती हो, वरना तुम्हारे बाप से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। अगर तुम्हारे बाप का बस चले तो वो आज ही उस जमीन को उस कर्मजली को सौंप दें। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए मॉम, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मेरी शादी राजपूत खानदान में हो रही है। अगर आपने इतनी प्लानिंग ना की होती तो आज शायद ही मैं राजपूत खानदान तक जा पाती। सो थैंक यू सो मच। कहते हुए उसने प्यार से अपनी माँ को हग कर लिया। नीति ने भी अपनी बेटी को गले से लगा लिया। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त होटल प्लाजा होटल के प्राइवेट एरिया में अध्या, नील और पंछी के साथ मौजूद थी। अध्या पंछी को अपने हाथों से डिनर करा रही थी, और पंछी नील से बातें करते हुए डिनर कर रही थी। नील उससे प्यार से बोला, बेटा, आप डिनर कर लो, फिर मैं आपके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता हूँ। पंछी जल्दी जल्दी डिनर करने लगी। ये देख अध्या उसे घूरते हुए बोली, पंछी धीरे से खाओ बेटा, इतनी भी जल्दी क्या आइसक्रीम खाने की, और मैंने सिर्फ आज के लिए ही परमिशन दी है। इसके बाद आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। ये सुन क्यूट सी पंछी ने बड़ा सा पाउट बना लिया, जिसे देख नील हंसने लगा, और फिर वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं अपनी पंछी के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, तुम उसे डांटना मत। वो वहां से चला गया। पंछी ने मुंह फुलाते हुए अध्या से मुंह फेर लिया। तभी उसकी नजर एक कपल और बच्ची पर गई। वो बच्ची उसी की उम्र की थी, और इस वक्त वो अपने डैडी की गोद में थी और अपने डैडी से कुछ जिद कर रही थी, और उसके डैडी प्यार से उसे समझा रहे थे। उन दोनों को देखकर पंछी का छोटा सा फेस मायूस हो गया। वो अध्या की तरफ मुड़ी और मासूमियत से बोली, मम्मा, मेले डेड़ा कहाँ है? वो पंछी से कब मिलेंगे? उसके ये शब्द सुन अध्या के हाथ रुक गए। उसने पंछी की तरफ देखा। पंछी की सिल्वर आइस से मोटे मोटे आंसू अब किसी भी वक्त उसके पफी चीक्स पर गिरने वाले थे। अध्या का दिल पसीज गया। उसने तुरंत पंछी के फूल से चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोली, बेबी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझसे अपने डैड के बारे में अभी नहीं पूछोगे। पंछी अपना छोटा सा सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं मम्मा, मुझे अपने डेडा के बारे में जानना है। उस गर्ल को देखो, वो अपने डेडा की गोद में कितनी खुश है। मुझे भी अपने डेडा की याद आती है। आपने बोला था कि हम जब इंडिया वापस जाएंगे तो आप मुझे मेले डेडा ला कर देंगी, लेकिन अभी तक आपने मुझसे मेले डेडा को नहीं मिलाया। आई एम एंग्री मम्मा। ये कह पंछी ने अध्या से अपना मुंह मोड़ लिया। अध्या ये सुन हेल्पलेस महसूस करते हुए मन में बोली, पंछी जैसे जैसे समझदार हो रही है, अपने डैड से मिलने की जिद कर रही है। कितनी मुश्किल से मैंने लंदन में इसे समझाया था।
लेकिन ये एक बार फिर से उस इंसान से मिलने की जिद कर रही है जिसने सालों पहले मेरे साथ जबरदस्ती की थी। आखिर मैं कैसे उस इंसान को अपनी बेटी का डैड बना दूं, जो एक लड़की की इज्जत को लूट चुका है। मुझे नफरत है उस इंसान से। उस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं अपनी बेटी पर उस इंसान की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। पर पंछी को मैं कैसे समझाऊं? ये सेंसिटिव और साथ में बहुत जिद्दी भी है। अध्या पंछी को देखने लगी। पंछी बहुत जिद्दी थी। हालांकि अध्या इतनी जिद्दी नहीं थी, इसलिए उसे कभी कभी संभाल पाना बहुत मुश्किल होता था। अध्या समझ नहीं पाती थी कि ये किस पर गई है। अध्या ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, पंछी बेबी, आपकी मम्मा ने आपसे झूठ नहीं बोला था। वो जरूर आपको आपके डैड से मिलवाएंगी, लेकिन अभी आपको जल्दी से बड़ा होना होगा, तभी आप अपने डैडा से मिल सकते हो। ये सुन मासूम पंछी ना समझी में पाउट करके बोली, क्या? जब मैं बली हो जाऊंगी तो मेरे डेडा मुझसे मिलने आएंगे? इसके जवाब में अध्या अपना सिर झूठे हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ बेबी, आप जब बड़े हो जाओगे तब आपके डैडी आपसे जरूर मिलने आएंगे। इसलिए अभी आप उनसे मिलने की जिद छोड़ो और अपनी मम्मा और नील अंकल के साथ रहो। ये सुन तभी पंछी एक्साइटमेंट के साथ बोली, तो मम्मा, आप नील अंकल को ही मेले डेडा क्यों नहीं बना देते? नील अंकल तो मेले साथ ही रहते हैं और फिर वो मेले डेडा बन जाएंगे। हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। जैसे ही पंछी ने ये कहा, उसके पीछे मौजूद नील जो आइसक्रीम लेकर आ रहा था, उसके कदम अपनी जगह रुक गए। वो एकटक अध्या को देखने लगा। अध्या ये सुन बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उसके लिए नील उसका सिर्फ दोस्त था। उसने कभी नील को लेकर ऐसी बातें नहीं सोची थीं। अभी वो कुछ जवाब देती तभी उसकी नजर नील की नजरों से जा मिली। अध्या का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत नील से नजर फेरते हुए बोली, पंछी बेटा, आपने डिनर कर लिया है? अब हमें घर वापस चलना चाहिए। ये कहा अध्या जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। पंछी पाउंट करते हुए बोली, पल, मम्मा आपने अभी तक मेरी बातों का रिप्लाई नहीं किया। अध्या पंछी के सवालों से बचते हुए नील को देखकर बोली, बेबी, देखो नील अंकल आपके लिए आइसक्रीम लेकर आ गए। जाओ, जाकर अपनी आइसक्रीम खाओ, फिर हम घर चलते हैं। पंछी ने आइसक्रीम का नाम सुना तो वो खुशी से नील की तरफ मुड़ी और जल्दी से उसने नील के हाथों से आइसक्रीम ले ली। नील अध्या को देखकर हल्की स्माइल के साथ बोला, अध्या, तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। वो बच्ची है, कुछ भी कहती रहती है। यू डोंट वरी। ये सुन अध्या रिलैक्स हुई और धीरे से बोली, प्लीज नील पंछी की बातों को दिल से मत लगाना। ये बहुत शरारती हो रही है, कुछ भी बोल देती है। मैं इसे समझाऊंगी। नील मुस्कुराया और पंछी आइसक्रीम खाने लगी। इधर राजपूत महल, उस बड़े से आलीशान महल के बाहर एक लंबी काली कार आकर रुकी। गार्ड ने तुरंत उस कार का गेट ओपन किया और त्रिजल अपने कोट की बटन खोलते हुए अपने तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा। त्रिजल के फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने महल के अंदर कदम रखा तो सामने मौजूद इंसान को देख उसके कदम अपनी जगह रुक गए और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस सख्त हो गए। त्रिजल एकटक सामने की ओर घूरने लगा, जहां इस वक्त कल्याणी राजपूत सोफे पर बैठी उसे ही गुस्से से देख रही थी। कल्याणी अपनी कड़क आवाज में बोली, त्रिजल इतना देर क्यों कर दिया आने में? त्रिजल उसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, दादी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल्याणी जी बोली, मेरे पास आओ। त्रिजल कुछ सेकंड तक उन्हें घूरा और फिर सोफे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। कल्याणी गहरी सांस लेकर बोली, त्रिजल बेटा, मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम महल में ही रहो। तुम्हें अपने विला जाने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिजल बिना भाव के बोला, मैं दादी के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। ये सुन कल्याणी ने गुस्से से कहा, लेकिन क्यों? आखिर अब तुम्हारी सगाई होने वाली है और ये सगाई इसी महल से होगी, तो तुम्हें अपने उस वीरान से विला में जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या तकलीफ है हमारे साथ रहने में? त्रिजल ने ठंडी आवाज में कहा, दादी, मुझे इस शादी या सगाई में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर आप सब यहाँ रहने की जिद क्यों कर रही है? कल्याणी नाराजगी से बोली, त्रिजल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम 27 साल की हो चुके हो और अगर अब तुम शादी नहीं करोगे तो आखिर क्या हमारे उम्र में आकर शादी करोगे? त्रिजल ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर लिया। तभी वहां कृपाल आए
और उसके साथ एक एज्ड औरत थी जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। वो औरत त्रिजल को देख खामोशी से खड़ी रही। कृपाल सोफे पर बैठ गए और त्रिजल को देखते हुए बोले, त्रिजल बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम यहीं पर रहो। आखिर ये तुम्हारा ही घर है और तुम राजपूत खानदान के सबसे बड़े और काबिल बेटे हो। तुम्हारा ऐसे हम सबसे अलग रहना कुछ ठीक नहीं है। मीडिया तक अगर ये बात गई तो फालतू में वो मिर्च मसाला लगाकर इस बात को खींचने लगेंगे। हाँ में हाँ मिलाते हुए वो औरत भी हिचकिचाते हुए बोली, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगर आपकी सगाई हो रही है तो आपको यही रुकना चाहिए। त्रिजल उस औरत को अपनी ठंडी निगाहों से घूरते हुए बोला, आपसे किसी ने राय नहीं मांगी। ये सुन कल्याणी गुस्से से बोली, त्रिजल, ये तुम किस तरह अपनी माँ से बात कर रहे हो? क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें? त्रिजल अपनी जगह से खड़ा होते हुए बिना एक्सप्रेशन कहा, माँ नहीं, सौतेली माँ है ये मेरी, इन्हें ये बात भूलना नहीं चाहिए। त्रिजल वहां से सीधे ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वही वो औरत जिसका नाम शिवांगी राजपूत था। त्रिजल राजपूत की सौतेली माँ थी। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, हम डिनर की तैयारी करवाते हैं। ये कह वो वहां से तुरंत चली गई। कल्याणी और कृपाल शिवांगी की हालत समझते हुए एक दूसरे को देखने लगे। कल्याणी ने कहा, कहने को शिवांगी सौतेली माँ है त्रिजल की, लेकिन सगी माँ से भी बढ़कर प्यार देती है उसे। लेकिन पता नहीं उस लड़के को कब दिमाग आएगा और कब वो शिवांगी को अपनी माँ की तरह प्यार देगा। इसके जवाब में कृपाल बोले, मैं भी इसी उम्मीद में हूं कि वो शिवांगी को अपनी माँ का दर्जा दे दे। इधर त्रिजल अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के पीछे चिल्लाते हुए एकदम से त्रिजल के सामने आ गए। त्रिजल के कदम अपनी जगह रुक गए। वो अपनी सख्त नजरों से उस लड़के और लड़की को घूरने लगा। वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था, तो वही वो लड़की भी काफी मासूम और डरी सहमी त्रिजल के आगे दिख रही थी। त्रिजल उन दोनों को घूरते हुए सख्त आवाज में बोला, अगर तुम दोनों को इस उम्र में खेलने का इतना ही शौक है तो एम्यूजमेंट पार्क चले जाओ या फिर किंडरगार्टन चले जाओ। वहां तुम दोनों इस तरह खेल सकते हो। ये सुनते ही वो लड़का हड़बड़ाते हुए बोला, भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हम एम्यूजमेंट पार्क या किंडरगार्टन गए तो वहां के बच्चे हमें देखकर हंसेंगे और हमारा मजाक बनाएंगे। त्रिजल अपने दांत भींचते हुए बोला, तो फिर इस घर में इस तरह क्यों इधर से उधर पागलों की तरह भाग रहे हो तुम दोनों? त्रिजल की गुस्से भरी बात सुनकर वो लड़की सहम गई और जल्दी से बोली, भाई सॉरी, ये सारी गलती ओम की है। ये जानबूझकर हमें आपके फ्लोर पर लेकर आया और ये मेरा फोन मुझे नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इसके पीछे भाग रही थी। ये सुनकर ओम चिढ़ते हुए उस लड़की से बोला, सुकून, तुम भाई के सामने कितनी जल्दी पलट गई। इससे पहले तुमने मेरे बाल खींचे थे तो मैंने तुम्हारा फोन लिया था। ये भी तो बताओ भाई से तुम सिर्फ मुझे ही डांट खिलाने पर लगी रहती हो। सुकून का भी मुंह बन गया। वो ओम को घूरते हुए बोली, ओ हेलो, तुमने आगे से मेरे बाल खींचे थे? तुम ही मुझे जानबूझकर परेशान करते हो। तभी मैंने तुम्हें मुक्का मारा था और अब मेरा फोन दे दो। उन दोनों को त्रिजल बस एक टक घूरे जा रहा था। वो दोनों किसी बेवकूफ से कम नहीं लग रहे थे। त्रिजल अपने स्लीव्स फोल्ड करते हुए बोला, तुम दोनों को अपनी उम्र पता है? ओम और सुकून दोनों ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और फट से ओम ने कहा, भाई मैं 25 साल का हूं। और फिर सुकून भी झट से बोली, और भाई मैं 21 ईयर्स ओल्ड की हूं। उन दोनों की बात पर त्रिजल अपने दांत भींचकर बोला, तो जब तुम दोनों इतने बड़े हो चुके हो फिर इस तरह बच्चों के जैसे क्यों लड़ते हो? और अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो मेरे रूम से दूर जाकर लड़ाई करो और इस एरिया के आसपास भी मत आना, क्योंकि कुछ दिनों तक मैं यहीं रहने वाला हूं। सो डू नॉट डिस्टर्ब मी। त्रिजल वहां से सीधे अपने रूम के अंदर चला गया। वहीं जैसे ही ओम और सुकून ने यह सुना कि त्रिजल कुछ दिनों तक वहां रहने वाला है, उन दोनों के चेहरे पर 12 बज गए। तो दोनों रोनी सी शक्ल के साथ एक दूसरे को देखने लगे और ओम बोला, ओह नो, इसका मतलब भाई यहाँ रहने वाले हैं। अब तो हमारी बैंड अच्छे से बजेगी। हम तो यहाँ ठीक से मस्ती भी नहीं कर पाएंगे। सुकून भी रोनी सी आवाज में बोली, हाँ ओम भाई, अब हम क्या करेंगे? भाई तो बहुत खड़ूस है। हम दोनों को ही उनसे बहुत डर लगता है। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से इसी तरह बातें करते हुए फिर थर्ड फ्लोर से नीचे आ गए, क्योंकि थर्ड फ्लोर पूरा त्रिजल के लिए रिजर्व किया गया था।
जहां त्रिजल के पर्सनल सर्वेंट के अलावा और कोई भी नहीं आता जाता था। अगला दिन होटल में अध्या पंछी को जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी। तभी नील वहां आया और बोला, अध्या, क्या तुम और पंछी रेडी हो? हम अपार्टमेंट पर शिफ्ट होने जा रहे हैं। वहां मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये सुन, अध्या बोली, हाँ, हम दोनों रेडी हैं और अब हमें निकलना चाहिए। पंछी क्यूटली मुस्कुराते हुए बोली, नील अंकल, पंछी लव्स यू। नील उसे अपनी गोद में उठाते हुए प्यार से बोला, नील अंकल ऑल्सो लव्स यू बच्चा। पंछी नील के सीने से लग गई। अध्या उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी और फिर नील ने अध्या से कहा, अध्या, तुम्हें कंपनी में इंटरव्यू के लिए भी जाना था ना? अपनी डिजाइनिंग के लिए तो क्या उसकी तैयारी कर लिया तुमने? अध्या अपनी फाइल्स एक नजर देखते हुए बोली, हाँ, मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अपार्टमेंट में पंछी को छोड़ने के बाद मैं सीधे कंपनी के लिए ही जा रही हूँ। इसके जवाब में नील ने अपना सिर हिला दिया और फिर वो तीनों अपने नए अपार्टमेंट के लिए निकल गए। कुछ देर में तो तीनों अपार्टमेंट पहुंचे। अध्या ने पंछी को नील के पास छोड़कर वहां से जाते हुए बोली, नील, पंछी का ध्यान रखना। वैसे कहने की तो जरूरत नहीं है, पर फिर भी उसका ख्याल रखना। मैं जल्दी आऊंगी। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, पंछी की टेंशन मत लो, उसके साथ उसका नील अंकल है। तुम अपने इंटरव्यू पर ध्यान दो। बेस्ट ऑफ लक। आई होप तुम्हें के जॉब मिल जाए। अध्या स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू नील, कहकर वो वहां से चली गई। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड कंपनी, वहां लॉबी में कई सारे लड़की और लड़कियां मौजूद थे जो इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, जिन्हें मिस्टर कपिल एक एक करके इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे। उसी समय एक टैक्सी वर्ल्ड वाइड कंपनी के बाहर रुकी। अध्या ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और वो अपने तेज कदमों से कंपनी के अंदर बढ़ते हुए बोली, ओह गॉड, कहीं मैं लेट ना हो गई हूँ, वरना लोग समझेंगे कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। बड़बड़ाते हुए अध्या जल्दबाजी के साथ कंपनी के अंदर गई। वो लॉबी में पहुंची तो उसने देखा वहां इस वक्त कई सारे लड़की लड़के मौजूद थे। अध्या ये देख खुद से बोली, हाँ, यहाँ तो कितने सारे लोग मौजूद हैं। पता नहीं मुझे ये जॉब मिलेगी भी या नहीं, लेकिन अभी मेरे लिए ये जॉब बहुत मायने रखती है। मुझे यहाँ तब तक रुकना है जब तक कि मैं अपनी माँ की जमीन वापस नहीं ले लेती और उस इंसान का पता नहीं लगा लेती जिसने 3 साल पहले मेरे साथ वो सब कुछ किया था। और उसके लिए मुझे यहाँ एक सिक्योर जॉब की जरूरत पड़ेगी। और जहां तक मैं सुन रखा है, वर्ल्ड वाइड कंपनी पूरे मुंबई की हाई रेटेड कंपनी है जहां पर जॉब की सिक्योरिटी होती है। मेरे लिए यहाँ जॉब पाना बहुत बड़ी बात होगी, पर मुझे किसी भी हालत में इस कंपनी में जॉब पाना ही है। आध्या अपने रिज्यूम को एक बार फिर से चेक करने लगी। अभी उसकी टर्न आने में बहुत टाइम था। वो सोफे पर बैठ गई और अपने टर्न आने का इंतजार करने लगी। करीब 2 घंटे के इंतजार करने के बाद उसका टर्न आया। अध्या ने मिस्टर कपिल को अपना रिज्यूम और फाइल दिया और मिस्टर कपिल उसे लेकर अंदर केबिन में गए, जहां इस वक्त 3 इंसान बैठे इंटरव्यू ले रहे थे। अध्या ने कॉन्फिडेंट के साथ अपना इंटरव्यू पास किया और फिर वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आगे चलकर मुझे आपके साथ वर्क करने का मौका मिले। इंटरव्यूअर ने अपना सिर हिलाया और अध्या वहां से बाहर चली गई। वो कंपनी से बाहर आई और एक नजर उस कंपनी को देखते हुए अपने सीने पर हाथ रख ली। उसका दिल इस वक्त जोर से धड़क रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां जब से मैं आई थी तब से मुझे एक अजीब सी वाइब आ रही थी। मुझे इस कंपनी में बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिसे मैं इतने सालों तक ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ वो मुझे यही मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? नहीं, मुझे खुद को भटकने नहीं देना है। अभी मुझे सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान देना है। अध्या फिर टैक्सी से सीधे अपार्टमेंट के लिए निकल गई। इधर वर्ल्ड वाइड कंपनी के टॉप फ्लोर पर इस वक्त त्रिजल अपने पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डाले फ्रेंच विंडो ग्लास के पास खड़ा था। उसकी आंखें काम थीं। वो एकटक बाहर की ओर घूरे जा रहा था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। त्रिजल बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, कम इन। मिस्टर कपिल अंदर आए और अपने हाथों में मौजूद फाइल्स को टेबल पर रखते हुए बोले, बॉस, ये सभी डिजाइनर का रिज्यूमे टेबल पर रख दिया है। प्लीज आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम इनमें से किसी 2 डिजाइनर को समर कलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लेंगे। त्रिजल बिना कोई रिएक्शन के बोला, आप अब जा सकते हैं। कपिल फिर चुपचाप वहां से बाहर निकल गया।
उसके जाने के बाद त्रिजल ने सिगार जलाया और उसकी लंबी लंबी कसें भरने लगा। कस भरते वक्त उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही उसके सामने किसी का चेहरा आया और किसी की महीन आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। प्लीज छोड़ दीजिए, मैंने गलती से आपको किस किया था। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लोग मेरी रैगिंग कर रहे थे। शश, यू नो व्हाट बर्ड, तुमने ये चाहे गलती से ही क्यों ना किया हो, लेकिन त्रिजल राजपूत के होठों को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी भरपाई तुम हर रोज अब इसी तरह करोगी। ये कह त्रिजल ने अध्या को लाइब्रेरी की दीवार की तरफ पुश किया और उसके होठों पर जबरदस्ती अपने होठ रख उसे चूमने लगा। तभी केबिन का डोर एक बार फिर नॉक हुआ और त्रिजल ने सख्ती के साथ अपनी आंखें खोल दिया। त्रिजल पीछे की तरफ मुड़ा तो वहां एक इंसान अपने हाथ में एक फाइल ले खड़ा था। त्रिजल उसे देखकर कोल्ड आवाज में बोला, व्हाट हैपेंड? उस इंसान ने जवाब दिया, बॉस, हमें उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। त्रिजल के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अपनी चेयर की तरफ बढ़ा और चेयर पर लीन होकर बैठ गया। उस इंसान ने त्रिजल के सामने एक फाइल की और बोला, बॉस, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो शायद इंडिया में ही है। त्रिजल कुछ सेकंड के लिए खामोश रहा, फिर जीरो एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओह ग्रेट, सो जल्द से जल्द ये भी पता लगाओ कि वो इंडिया में कहाँ और किस जगह है, और इस काम में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। इसके जवाब में उस इंसान ने कहा, हाँ बॉस, जल्दी हम ये भी पता लगा लेंगे। त्रिजल ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उस आदमी को जाने का इशारा किया। वो आदमी फिर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अध्या जब अपने अपार्टमेंट पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। वो अपार्टमेंट के अंदर गई तो उसने देखा लिविंग एरिया में पंछी छोटी सी बॉल के साथ खेल रही थी। नील वहीं बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। नील को देख अध्या ने मन में कहा, मेरी वजह से नील के काम में शायद इफेक्ट पड़ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ वक्त के लिए मुझे नील को वापस लंदन जाने के लिए कह देना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं इन सब प्रॉब्लम्स को खुद ही टैकल कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं वापस से नील को बुला लूंगी, लेकिन अभी मुझे नील को थोड़ा फ्री कर देना चाहिए। ये सोच अध्या लिविंग एरिया की तरफ पहुंची। छोटी सी पंछी ने अपनी मम्मा को देखा तो वो फुदकते हुए उसके पैरों से लिपट गई। अध्या प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरी और बोली, पंछी ने अपनी मम्मा को मिस किया? पंछी छोटा सा सिर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाते हुए बोली, यस मम्मा, पंछी ने आपको बहुत मिस किया। अध्या मुस्कुराते हुए बोली, लव यू मेरा बच्चा। इस पर पंछी ने क्यूटली अपनी छोटी सी उंगली को अपने मुंह में डाल ली और हंसने लगी। तभी नील ने अध्या को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अध्या कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? अध्या ने पंछी को अपनी गोद में उठाया और सोफे पर बैठते हुए बोली, काफी हेडेक भरा था, बट अब कल पता चलेगा कि मुझे सिलेक्ट किया गया है या नहीं। नील अपनी जगह से उठते हुए बोला, डोंट वरी, कल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तुम्हारा। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी अध्या बोली, अब तुम कहाँ जा रहे हो? नील मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हारा हेडेक थोड़ा कम हो जाए। ये सुन अध्या मना करते हुए बोली, नील, तुम मेरी केयर करना बंद कर दो। मैं तुम्हारी वजह से बहुत बिगड़ जाऊंगी, और फिर जब तुम यहां से जाओगे तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, इसलिए अभी तुम मेरे पास ही बैठो। खुद के जाने की बात सुन नील ना समझी में बोला, ये तुम क्या कह रही हो? अध्या, मैं क्यों कहीं जा रहा हूं? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना। अध्या थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नील, एक्चुअली मैंने फैसला लिया है कि तुम अपने काम पर ध्यान दोगे और लंदन चले जाओगे। नील के चेहरे पर लकीरें खिंच गईं। वो अध्या को घूरते हुए बोला, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ आने से पहले लंदन में ही मैंने तुमसे ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं तुम्हारे साथ ही इंडिया में रहूंगा और सब ठीक होने के बाद हम एक साथ लंदन वापस जाएंगे। तो फिर अब ये सब क्यों? अध्या को पता था कि नील इतनी आसानी से उसकी बातें नहीं मानेगा, जिस वजह से वो नील को समझाते हुए बोली, नील, देखो, आई नो कि तुम हमारी बहुत केयर करते हो और इस तरह हमें छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन तुम ये भी नहीं झूठला सकते कि इससे तुम्हारे ऑफिस के काम में भी इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर अभी हमें बहुत वक्त लग जाएगा। मैं तो अपना काम ढूंढ ही रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है। अगर तुम उसमें लापरवाही करोगे तो शायद अंकल आंटी को बुरा लगेगा, इसलिए मेरी बात मानो और लंदन वापस चले जाओ। यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमसे हेल्प मांग लूंगी, बट तुम्हें अब अपने काम ध्यान देना चाहिए।
अध्या की ये बातें सुन नील कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसने फिर कुछ सोचते हुए कहा, अध्या, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। मैं लंदन वापस चला भी जाऊंगा, लेकिन यहाँ पंछी का कौन ध्यान रखेगा? तुम जॉब पर ध्यान दोगी और उन सब से बदला लेने के बारे में सोचोगी। इन सब के बीच पंछी बहुत अकेली पड़ जाएगी। उसके लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। इसलिए प्लीज ये सब बातें अब छोड़ दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसके जवाब में अध्या बोली, नील, तुम्हें पंछी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑलरेडी हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है, और अब तुम कुछ अपने लिए भी सोचो। जहां बात रही पंछी का ख्याल रखने की, तो मेरी यहाँ एक दोस्त कृषा है। मैं उसे बुला लूंगी। वैसे भी उसने आज मेरे पास कॉल किया था। वो पूछ रही थी कि मैं इंडिया आई या नहीं, तो वो मेरी इसमें हेल्प करेगी। तुम तो ऑलरेडी कृषा के बारे में जानते हो। मैंने तुम्हें उसके बारे में सब बताया था। नील फिर पंछी की तरफ देखकर मायूसी से बोला, पंछी बेटा, तुम्हारी मॉम बहुत हार्टलेस है। उनसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। वो मुझे आपसे दूर कर रही हैं। मैं आपकी मॉम से बात नहीं करूंगा। नील की ऐसी बात सुनकर अध्या स्माइल करते हुए बोली, नील, तुम भी ना बिल्कुल पंछी के जैसे ड्रामा करते हो। बट ट्रस्ट मी नील, मैं खुद तुम्हारे साथ यहाँ बहुत खुश हूं, लेकिन तुम्हें अपने ऑफिस पर भी ध्यान देना होगा। आखिर में नील ने फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ऑल राइट। वैसे भी डैड के कई सारे कॉल्स आ रहे थे, तो मुझे लंदन एक बार जाकर देखना पड़ेगा। बाकी मैं जल्दी वापस आऊंगा, और अगर यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम तुरंत मेरे पास कॉल करोगी, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अध्या मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी नील, मैं जरूर तुम्हारे पास कॉल करूंगी। आखिर इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई अपना कोई भी नहीं है। कहकर वो थोड़ा इमोशनल हो गई, मगर अगले ही पल उसने नील से कहा, वेल, अब जाकर अपनी पैकिंग करो। मैं तुम्हारे और पंछी के लिए स्नैक्स रेडी करती हूँ। ये कह अध्या अपने रूम की तरफ बढ़ गई। इधर पंछी, जो सब कुछ सुन रही थी, वो पाउट करके नील के पास आई और बोली, नील अंकल, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हो? नील प्यार से बोला, किसने कहा नील अंकल आपको छोड़कर जा रहे हैं? नील अंकल आपको और आपकी मम्मा को कभी नहीं छोड़ेंगे। बस अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, पर मैं जल्दी ही अपनी क्यूट सी पंछी के पास वापस आ जाऊंगा। ये सुन पंछी क्यूटली स्माइल करने लगी। अध्या कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आई और स्नैक रेडी करने लगी। नील अपनी पैकिंग करने चला गया और पंछी अभी भी खेल रही थी। अध्या ने कुछ देर में पास्ता रेडी किया और बोली, पंछी, नील अंकल के साथ आओ, स्नैक रेडी है। पंछी जल्दी से भागते हुए डाइनिंग एरिया में आई और अपनी चेयर पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। पंछी गोलू मोलू और चबी थी। वो जल्दी से चढ़ नहीं पाती थी। अध्या ने उसे चेयर पर ठीक से बिठाया और उसके साइड में बैठ गई। नील भी आकर चेयर पर बैठ गया और तीनों पास्ता खाने लगे। तभी पंछी सॉस की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगी, जिसे देख अध्या उसे रोकते हुए बोली, पंछी, वो टोमेटो सॉस है, और आपको टोमेटो से एलर्जी है ना, तो आप उसे मत लो। मैं आपको दूसरा केचप देती हूँ। अध्या ने उसे दूसरा केचप दिया। तभी नील ने कुछ सोचते हुए कहा, अध्या, मुझे एक बात समझ नहीं आती। तुम्हें तो कोई एलर्जी नहीं है, तो फिर पंछी को कैसे एलर्जी हो सकती है? ये सुन अध्या चुप हो गई और वो एकटक पंछी को देखने लगी। उसे टोमेटो से एलर्जी नहीं थी, लेकिन पंछी को टोमेटो से एलर्जी थी, जो कि शायद हो सकता था कि उसके डैड की वजह से ही थी। अध्या को किसी सोच में गुम देख नील ने कहा, क्या हुआ अध्या, तुम क्या सोचने लगी? अध्या ने फिर बात बदलते हुए कहा, वैसे नील, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? नील ने जवाब दिया, कल सुबह की है। अध्या दूसरी बातें नील से करने लगी। अगले दिन नील लंदन के लिए जा चुका था और अध्या ने अपनी दोस्त कृषा को भी कॉल करके अपने अपार्टमेंट बुला लिया था, जो कुछ ही देर में आने वाली थी। अध्या इस वक्त पंछी को ब्रेकफास्ट करा रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। अध्या ने फोन पर नंबर देखा और कॉल पिक किया। उधर से आवाज आई, क्या आप मिस अध्या बात कर रही हैं? अध्या ने जवाब दिया, हाँ, अध्या बोल रहा है। उधर से आवाज आई, आपको वर्ल्ड वाइड कंपनी के समर कलेक्शन की ड्रेस डिजाइनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। आज ऑफिस आकर अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए, जिससे कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकें। ये सुनते ही अध्या खुशी के साथ बोली, क्या, मैं सिलेक्ट हो गई? ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मैं जल्द से जल्द ऑफिस आती हूँ। जिसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और पंछी, जो अध्या को देख रही थी,
वो बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, मम्मा क्या आप सिलेक्ट हो गए? अध्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, यस बेबी, आपकी मम्मा को सेलेक्ट कर लिया गया है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। आप यहाँ अपनी कृषा आंटी के साथ अच्छे से रहना। उन्हें तंग मत करना, वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगी, ओके? पंछी ने क्यूटली अपना सिर छोटा सा सर हाँ में हिला दिया। अध्या रेडी होने चली गई। वो जब रेडी होकर आई तो कृषा वहां आ चुकी थी और वो पंछी के साथ खेल रही थी। कृषा ऑलरेडी वीडियो कॉल पर पंछी से बात किया करती थी, जिस वजह से पंछी उसके साथ एकदम कंफर्टेबल थी। अध्या स्माइल करते हुए बोली, कृषा, तुम पंछी को संभाल लेना, मैं शाम तक घर वापस आऊंगी। कृषा मुस्कुराते हुए बोली, जाओ, और आज से पंछी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी भी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। वीडियो कॉल पर मैं इसे देखा करती थी, पर वीडियो कॉल से भी ज्यादा ये रियल में एडोरेबल और क्यूट है। इसे तो मैं अडॉप्ट कर लूंगी। ये सुन, अध्या मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे मेरी बेटी से बहुत प्यार है। मैं उसे तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं दूंगी। ये सुन कृषा हंसते हुए बोली, अरे पर आधा आधा कर सकते हैं ना, 50-50। आध्या ने फिर मुस्कुरा दिया। कृषा अध्या के पास आई और उसके कान में बोली, वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, पंछी का जो भी डैड होगा वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग होगा। तभी तो पंछी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट है, क्योंकि उसका चेहरा तुमसे बहुत कम मिलता है। सबसे ज्यादा तो उसकी सिल्वर आइज प्यारी है। उसकी ऐसी बातें सुन अध्या को समझ नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे। उसने अपनी नजर नीचे झुका ली तो कृषा फिर हंसते हुए बोली, ओह डोंट बी शाई, अभी तक तो तुमने उस इंसान को देखा भी नहीं है, लेकिन देखो कैसे नाम से शर्मा रही हो। ये सुनते ही अध्या उसे घूरते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो उस इंसान से नफरत करती हूँ। उस इंसान की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है, तो तुम ज्यादा सपने मत देखो। फिर अध्या ने पंछी के गाल किस करते हुए कहा, अब मम्मा जा रही हैं, अपना ख्याल रखना। अध्या वहां से वर्ल्ड वाइड कंपनी के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद कृषा ने पंछी के साथ मस्ती करना स्टार्ट किया। इधर कुछ देर में अध्या वर्ल्ड वाइड कंपनी पहुंची। वो इस वक्त अपनी फाइल्स को देखते हुए चल रही थी, पर तभी वहां कुछ हलचल होने लगी। कई सारे गार्ड्स कतार में कंपनी के अंदर आने लगे। ये देख अध्या कुछ समझ नहीं पाई और वो जल्दी से साइड होने लगी। सभी एम्प्लॉयज वहां मौजूद अपने सिर झुकाए खड़े हो गए। ये देख अध्या ने धीरे से एक एम्प्लॉय से कहा, यहाँ क्या हो रहा है और आप सब अपना सिर क्यों झुका रहे हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, क्या तुम यहाँ नई आई हो? अध्या ने सिर हाँ में हिलाया तो उस लड़की ने कहा, हाँ, तो इस कंपनी के प्रेसिडेंट बॉस आ रहे हैं। इतना तो तुम्हें पता है कि उनकी रिस्पेक्ट करना है, इसलिए चुपचाप अपना सर झुका लो। ये सुन कि उस वर्ल्ड वाइड कंपनी का प्रेसिडेंट बॉस इस रास्ते से गुजरने वाला था, अध्या थोड़ी एक्साइटेड हो गई। उसने अभी तक उस कंपनी के प्रेसिडेंट को नहीं देखा था। उसने सिर्फ वर्ल्ड वाइड कंपनी के बारे में ऊपरी तौर पर पढ़ा था। उसे नहीं पता था कि कंपनी का सीईओ कौन था और सीईओ का नाम क्या था। वो उस भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। तभी वहां कई सारे गार्ड्स के बीच अध्या को एक इंसान तेजी से आते हुए दिखा। वो उस इंसान की बैक देख पा रही थी जो कि काफी लंबी चौड़ी थी, जिसे देख अध्या ने मन ही मन कहा, क्या इस वर्ल्ड वाइड कंपनी का प्रेसिडेंट कोई खड़ूस बूढ़ा नहीं बल्कि एक यंग पर्सन है? पर मैंने तो आज तक सुना है कि जितने भी कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं वो बूढ़े होते हैं, पर इसे देखकर तो लग नहीं रहा है। वो उस इंसान की शक्ल देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी क्योंकि वो गार्ड्स के बीच घिरा था। वही त्रिजल अपने हैंड वॉच की तरफ घूरते हुए अपने असिस्टेंट से कोल्ड आवाज में बोला, समर कलेक्शन के लिए मॉडल रेडी है? जिसके जवाब में असिस्टेंट ने चलते हुए जल्दी से कहा, यस बॉस, वो सभी शूटिंग लोकेशन पर है। त्रिजल ये सुन पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो लिफ्ट के अंदर आया और अब वो सामने की तरफ मुड़ा। अध्या जो भीड़ के बीच खड़ी थी, उसकी नजरें त्रिजल की सिल्वर आइस को देखने लगी। वो उन सिल्वर आइस को देखकर अपनी जगह जम गई। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। वहां फिर सभी एम्प्लॉय अपने काम पर जाने लगे। अध्या शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ धीरे से बोली, ये आंखें मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगी? ये सिल्वर आइस तो बिल्कुल उसी इंसान के जैसी है। कहीं इस कंपनी का प्रेसिडेंट वही तो नहीं? इसी के साथ अध्या के लफ्ज खामोश रह गए। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी पॉइंट चैनल पर।